नमस्कार साथियों, मैं शिवनारायण शर्मा आप लोगों के साथ। हम आज अदालत के भ्रष्टाचार के मामले में अ, शामिल यहाँ पर हम ये मीटिंग कर रहे हैं और इसमें हम ह अपने हरमीत जी जो है, जो पंजाब से है, उन्होंने कई मामले ऐसे उठाए हैं और वो काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं अदालती भ्रष्टाचार के खिलाफ। और उनसे हम पूछेंगे, उनको हम देखेंगे कि वो क्या है, कैसे उनकी लड़ाई चल रही है। उसमें उन लोगों ने हमीद जी ने प्रशांत भूषण जी के साथ मिलकर अदालती कर्मचारियों के लिए काफ़ी बढ़िया काम किए थे, कमेटी गठित करवाई थी चंडीगढ़ में, पंजाब हाई कोर्ट में, और उस पर कोई काम नहीं हो रहा। इसकी वजह से इन्होंने काफ़ी मतलब संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी इनको सू कॉज नोटिस मिला है। हरमीत जी, आप आए हैं क्या यहाँ पर? हरमीत जी, हरमीत जी अभी जॉइन नहीं हुए हैं। हरमीत जी अभी जॉइन होंगे। हैं? उसके बाद हम शुरू करते हैं इस मामले को पूरा। इसमें एक चीज़ को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये जितने भी कोर्ट है, चाहे वो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो इनको हमने संविधान के अनुच्छेद 124, 214, 233 के तहत खोले हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतें जितनी है, ना कि इन भ्रष्ट जजों ने। भ्रष्ट जजों की द्वारा नहीं खोली गई, ये जनता के द्वारा खोली गई है। और जनता की अगर हम बात करें, तो जज का मतलब क्या है? जज कोई भगवान नहीं हो गया। जज कोई भगवान नहीं हो गया। जज एक पद है, जिसको हम भगवान के समान मानते हैं। आप अगर कोई मशीन बनाते हैं, तो मशीन के कल-पुर्जों मशीन का एक बेसिक फंक्शन फंक्शन होता है, उस फंक्शन के हिसाब से ही मशीन का आउटपुट मिलता है। उसी प्रकार से हमने अपने देश में जो सिस्टम आईएएस, आईपीएस और जो भी सिस्टम हमने बैठाया है, वो एक व्यवस्था के तहत बैठाया है। अब उस व्यवस्था में कोई आईएएस ऑफिसर बना है या कोई कलेक्टर बना है या कोई आईपीएस बना है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो लोग भगवान बन गए या वो लोग ईमानदार होंगे या उनकी नीयत ठीक होगी। वो कातिल नहीं हो सकते, वो बलात्कारी नहीं हो सकते, वो डकैत नहीं हो सकते। ये उनकी जो अपनी नियति है, उनकी जो अपने हालात है, या जो भी उनके मन की भावनाएँ रहती है, वो इंसान को शैतान, भगवान सब कुछ बना के रखता है। ये कई चीज़ें हैं। तो इसलिए जज अगर बने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो ईमानदार है, बेईमान हो ही नहीं सकते। कई जजों को बलात्कार के केस में, कई जजों को क्या बोलते हैं रिश्वत लेने के केस में जेल भेज पहुँचाया गया है। तो वही हालत यहाँ पर है। जब हम लोगों ने कोर्ट बनाए हैं, तो कैसे ये लोग अपने अदालती कर्मचारियों के साथ अन्याय कर सकते हैं। अदालती कर्मचारी या कोई भी किसी भी कंपनी में या कोई भी कंपनी बनी है, तो उसके अंदर एक व्यवस्था बनती है, जिसे हम प्रशासनिक व्यवस्था कहते हैं। वो प्रशासनिक व्यवस्था हमारे संविधान के अंतर्गत बनेगी, संविधान से बाहर जाकर नहीं बन सकती, संविधान के खिलाफ जाकर नहीं बनाई जा सकती। जी, हरमीत जी, आपका स्वागत है। सरदार तारा सिंह जी, आप भी शामिल थे। इस्माइल पाटलीवाला जी, मुझे आपका भी स्वागत है इसमें। और सरबजीत जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर हरमीत जी ने जो अपने पंजाब के भगत सिंह, मतलब एक जो लड़ाई लड़ रहे हैं अदालत अदालती कर्मचारियों के लिए, हम उनके उनसे उनका जो देखा, तो उस मामले में हम चाह रहे थे कि वो बताएँ या पता चले कि क्या हो रहा है।
क्योंकि इन्होंने अपने प्रशांत भूषण जी के साथ मिलकर पंजाब के जो अदालती कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा था, उस शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उसकी वजह से वहां पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी को कुछ नियमों के तहत काम करना था, लेकिन हो उल्टा रहा है, उस पे काम नहीं हो रहा है, बल्कि शोषण लगातार हो रहा है। अब शोषण हो रहा है तो आवाज कौन उठाएगा? कई लोग शोषण की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, अदालती कर्मचारी, घरों में उन लोगों से काम करवाया जाता है अपने, और ये सारे वीडियो आ रहे हैं बाहर। ऐसा नहीं है कि चलते खाली बोला जा रहा है या सबूत नहीं है। तो यहाँ पर हमीद जी से हम कुछ चीजें पूछना चाहेंगे। इन्होंने काफी मतलब पहले तो परिचय, और मैं बाकी सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस मामले में। तो हमीद जी, आप शिवनारायण थोड़ा जी, बताएंगे। शिवनारायण जी, वो मेरे साथी हैं, बिजी है थोड़ा किसी कॉल पे, अर्जेंट कॉल पे। उतने में मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो जी। वो डीएसपी सेखो जी वाला मामला था, जो इन्होंने इशू उठाया था, 28 तारीख को वो रिपोर्टें खुल गई। आप हाँ। लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की स्ट्रेटजी बहुत काम आई। नहीं और नहीं। शायद जो 5 सालों से रिपोर्टें नहीं खुली थी, हम्म। इस पे डीएसपी साहब का एक्शन और उस पे आप लोगों की सपोर्ट और बाकी भी पीछे फॉलो अप बहुत स्ट्रेटजी से ये पंजाब के बहुत लाखों लोगों की, माओं की, बहनों की, पिताओं की, भाइयों की आपको दुआ के आप हकदार हो गए। जो इतना बुरा काम था उसमें आपने एक बहुत अच्छा काम किया। और एक जो रिपोर्ट है 5 साल से दबी हुई थी, वो खुलने में इतिहास में आपका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। जी, हम लोग नाम के लिए काम नहीं कर रहे, हम लोग चाहते हैं कि समाज में जो गलत हो रहा है हाँ, उसमें सुधार डेफिनेटली सर आप उसको लोगों सुधारा के। जाए, और जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था पे लोग अपने सहमत होके चले, सामाजिक ताना बाना बुनते हुए चले, एक दूसरे का शोषण ना करे, एक दूसरे को इज्जत देते हुए आगे बढ़े, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी पोस्ट पर हो। जी इन लोगों को जो पोस्ट दिए, चाहे जजों को हो, चाहे आईपीएस अफसर को, ये सब हम लोगों ने दी है। जी इन लोगों ने खुद अपनी पोस्ट पैदा नहीं की है। और पोस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो भगवान है, या वो ईमानदार हो गए, या वो गलती कर ही नहीं सकते हैं। एक जज भी बलात्कार करता है, एक जज भी डकैती डालता है, एक पकड़े गए हैं ये लोग। और अगर हम उनके मामले को बोलेंगे नहीं, उनके मामले को उठाएंगे नहीं, अभी जैसे एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए 2 साल का, उसको भूख लग रही है, सामने ब्रेड रखी है, वो क्या करेगा? वो सिर्फ चिल्ला सकता है ना, चिल्ला सकता है, वो कदम उठा सकता है जो उसके लिए बिल्कुल सही कदम है। वैसे हम लोग इन जजों के बच्चों के समान हैं। हमने अगर कोई कंप्लेंट करी है किसी मामले में, तो वहां पर उस डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि जी 15 दिन में, 1 हफ्ते में, 2 महीने में उनको वो उस पर काम करना है। जी काम किया है, अगर काम नहीं किया, या क्या हमने अपनी कंप्लेंट दे दी, इसका मतलब उस पर काम करना है अब उनको। अब उन्होंने जी काम नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे सैंक्शन होता है ना, हम डीम सैंक्शन की बात करते हैं, 90 डेज का हमने दे दिया कंप्लेंट एक ऑफिसर के खिलाफ, 90 डे तक अगर उसका जवाब नहीं आया तो ऑटोमेटिक डीम सैंक्शन मानी जाती है। ठीक वही चीज यहाँ पर है। आपने अगर एक कंप्लेंट दी है और आपने, जज हो या कोई भी हो, उन्होंने काम नहीं किया, इसका मतलब है वो हमारी कंप्लेंट, हमारी शिकायत से एग्री है। अगर जी हमारी शिकायत गलत होती तो वो हमारे ऊपर एक्शन लेते कि नहीं, आपने गलत शिकायत गलत की है। जी अब सामने वाले के ऊपर एक्शन नहीं लेना, ये उनकी गलती है, ये हमारी गलती नहीं है। अगर हरमीत जी या कोई भी व्यक्ति, कोई भी विक्टिम, वो अगर किसी मामले में शिकायत कर रहा है, तो जिसको जो जिम्मेदार है उसको शिकायत करेगा। और वो उसने अगर कार्यवाही नहीं की उस मामले में, तो उसकी जिम्मेदारी है। अगर उसने कार्रवाई नहीं की, फिर वो व्यक्ति, जैसे बच्चा है, बच्चा रो रहा है, तो बाप या माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चे की को शांत कराए, उसकी भूख मिटाए, क्या कारण है, क्यों रो रहा है बच्चा। वैसे इन लोगों की जवाबदारी है। एक हम क्या बोलते हैं, एक दूसरी चीज है हमारे यहाँ विसिल ब्लोअर एक्ट कानून, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई लागू करो। कोई भी स्टेट लागू नहीं कर रही है। वो किस लिए विसिल ब्लोअर एक्ट बनाया गया? विसिल ब्लोअर एक्ट का मतलब है कि आपके डिपार्टमेंट में या आपके घर में कुछ भी गलत हो रहा है, उसकी बात को बाहर निकालना।
मतलब एक परिवार के अंदर अगर एक बहू के साथ गलत हो रहा है, तो बच्चा अगर देख रहा है कि बहू मेरी माँ को मारा जा रहा है, अब वो बच्चे बाहर आके किसी दूसरे से बोलता है कि मेरी माँ को मार रहे हैं ये मेरा बाप, या उनके चाचा मार रहे हैं, तो क्या वो गलती है बच्चे की? वो तो अपने अपनी चीज को बाहर बता रहा है कि यहाँ गलत हो रहा है मेरे यहाँ, है? तो इसी प्रकार से किसी भी विभाग में, चाहे वो अपने अदालत हो या कोई रेलवे का डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहां अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस गलत की शिकायत वो अपने ऑफिसर को कर सकता है, लेकिन अगर ऑफिसर ही गलत कर रहा है तो कहाँ जाएगा? वो ऊपर ही जाएगा, बाहर बताएगा। इसी को तो विशेष तौर कहते हैं। इसी बात को तो उठाने का काम हम सबको करना पड़ चाहिए, तभी तो हम अपने घर को सुधार सकते हैं, नहीं तो घर को कैसे सुधार सकेंगे? बिल्कुल तो बिल्कुल। टिंकू जी भी लाइन पे आ गए हैं। जी हाँ। तो अमित जी, अभी हम आपके मामले में कि आपने बहुत सारा मतलब काम किया है और काफी कुछ मतलब इस मामले में हुआ है, अदालतों के भ्रष्टाचार के मामले में। हम पहले तो चाहेंगे आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कौन है, क्या है, कैसे क्या चीजें हो रही है, फिर जी हाँ आ रही है बिल्कुल। नमस्कार सबको, जो जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे पहले नमस्कार। और उसके बाद मेरा नाम हरमीत सिंह टिंकू है और मैं लुधियाना कोर्ट का एम्प्लॉय था। उसके बाद मैंने एक जज ने मुझे गलत तरीके से गिरफ्तार किया, जिसके बाद ये किसी की आवाज आ रही है ना बीच में? जी दीपक मिश्रा जी, आपका अनम्यूट कीजिए। अब ठीक है जी? हाँ हाँ बोलिए। तो बात ऐसा है कि मैंने 2009 में जो है जुडिशियल अदालत को ज्वाइन किया था, एज ए क्लर्क ज्वाइन किया था। और 2012 में मैंने मेरी जब पोस्टिंग जगरांव में हुई थी, तो एक रंजीत कुमार जैन जज साहब थे, तो उन्होंने एक फाइल मेरे से मंगवाई, जो कि रूल्स कहते हैं कि 15 दिन के अंदर रिकॉर्ड रूम में जमा होनी चाहिए जी। वो पिछले क्लर्क ने जमा नहीं कराई और उन्होंने मेरे को नोटिस भेजा, जिसकी वजह से, जिसके बाद मैंने नोटिस का जवाब दिया कि सर ये फाइल मेरी नहीं है, रूल्स ये बोलते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर कार्रवाइयां जारी रखी और उसके बाद उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। सिविल केस में कोई भी लॉ नहीं ये कहता कि किसी को अरेस्ट वारंट जारी किया जाए, मेरे को सिविल केस में गिरफ्तार किया गया। जी। फिर मेरे को जब मेरे को मेरी आत्मा को धक्का पहुंचा, क्योंकि देखो मैं 3 साल तक काम कर रहा हूं, कोई आदमी बनना नहीं चाहता, कोई भी आदमी जो है रेबल नहीं बनना चाहता, कोई आदमी एकदम अपनी शांति भरी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता। जी। ठीक है ना? मैं भी आराम से अपनी जिंदगी काट रहा था अपने परिवार के साथ, मेरी बेटी और सॉरी मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी माँ, और हम सारे अपना बड़े खुश थे। लेकिन ये रंजीत कुमार जैन जब मेरी जिंदगी में आए, तो उन्होंने ये जो गलत काम किया, मेरे को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तक भी ठीक था, मैंने गलती ना होते भी माफी मांगी, लेकिन मेरी माफी को कंसिडर नहीं किया गया। उसके बाद जी है मेरे को 500 रुपए फाइन करवाया गया। देखिए 500 रुपए फाइन कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर किसी के ऊपर, किसी सफेद शर्ट के ऊपर दाग लग जाए, तो वो दाग हमेशा चमकता रहता है जी। इतना भी बहुत था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जो कार्रवाइयां हो रही हैं, फिर वो धमकियां दे रहे थे मुझे कि तेरी नौकरी खा जाऊंगा या कर दूंगा या कुछ कर दूंगा। 6 मार्च 2012 को इनसे तंग आकर मैंने जो है इनकी शिकायत जो है प्रधानमंत्री, लॉ मिनिस्टर, राष्ट्रपति को कर दी। जब मैंने अपने हक के लिए आवाज उठाई, ये कंप्लेंट करी, तो वो कंप्लेंट घूमते हुए हाईकोर्ट तक पहुंची, और जब हाईकोर्ट पहुंची तो इन्होंने मेरी ट्रांसफर जो है मेरे घर से दूर करवा दी, मानसा जिले में, ताकि मैं अपने घर से बेघर हो जाऊं और मैं टॉर्चर होता रहूं। 5 तरह का टॉर्चर करने के लिए ये आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हथियार, ट्रांसफर नाम का हथियार चलाया जाता है। आर्थिक रूप से परेशान हो जाता आदमी, उसको रूल्स के नाम पे कि ट्रांसफर करिए जी, ये तो नॉर्मल काम है, लेकिन उसकी तनख्वाह आधी हो जाती है। कहाँ वो अपने परिवार के साथ रह रहे, लोकल रह रहे, लेकिन उसको टॉर्चर करने के लिए ट्रांसफर किया जाता है। फिर उसके बाद जो है फिजिकल, शारीरिक रूप से बसों में आना जाना, मेंटली कि उसको वहां जिस जगह पे आप जाते हो वहां पे लोग आपको शक की निगाह से देखते हैं कि ये तो भाई कोई इसकी शिकायत होगी कि इसने कोई रिश्वत ली होगी। सामाजिक, पारिवारिक, हर 5 तरह से टॉर्चर होते हैं। चलो ये भी एक तरह से हो गया, ट्रांसफर कर दिया गया। अब नौकरी करें तो नखरा क्या बात है, जो जहां पे ट्रांसफर कर दिया ठीक है जी, कर दिया, कोई बात नहीं। अगले 2 महीने में ही एक आदमी को जो मेरी पोस्ट को गलत बताया गया कि मैं आज भी क्लर्क हूं, मैं मेरी पोस्ट, मेरे को कोई प्रमोशन नहीं मिला आज 10 साल से, 13 साल से।
मेरे नाम के नीचे असिस्टेंट वर्ड यानी कि मेरे को एक सीनियर आदमी दिखा के, सीनियर बंदा दिखा के मेरी ट्रांसफर करवाई गई। उसके बाद 2 महीने बाद जिससे मेरी ट्रांसफर हुई थी, वाइस वर्सा हुआ, तो उसको तो उसके दोबारा उसको नजदीक स्टेशन पे भेज दिया, मुझे भेजा नहीं गया। मेरा कसूर क्या था सर? पुराने क्लर्क ने फाइल नहीं जमा कराई, रंजीत कुमार जज ने रिपोर्टें लगे होने के बाद भी अब उस फाइल को चेक नहीं किया, गिरफ्तार मैं हुआ, माफिया मैंने मांगी, 500 रुपए फाइन मेरे को हुआ, घर से बेघर मैं हो गया, टॉर्चर मैं हो गया, अन्याय मेरे साथ हुआ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं। ये सब कुछ मानते हुए, इन चीजों को मानते हुए हाईकोर्ट ने, जब मैंने रिट लगाई, अपील लगाई, वो मैंने अपील लगाई, सेशन जज से डिसमिस करवा दी गई। मैंने सर्विस अपील लगाई, उसको भी डिसमिस करवा दिया गया। मैंने हाईकोर्ट में रिट लगाई, 7 साल लगे मुझे अपने आप को बेकसूर साबित करने में, और हाईकोर्ट ने माना कि भैया ये इसको अनलॉफुली पनिश किया गया। इसके पास इतना सारा कंसिडरेबल मटेरियल था, लेकिन किसी ने इसको देखा भी नहीं। तो ये हाईकोर्ट के रिमार्क्स हैं जजमेंट के अंदर। जी। लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं, मुझे आज भी बेघर किया गया। उसके बाद मेरे को इसी जज के कहने पर, जब मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें मैंने हाथ जोड़ के, देखो उस एक आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो गए, जैसे अभी आप कह रहे थे, कहाँ जाएगा, अपने बड़े अफसर के पास जाएगा, है ना? अब मेरे को लग रहा था कि जो मैं कंप्लेंट्स हाईकोर्ट में या शिकायतें वगैरह में भेज रहा हूं, मेरी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तक नहीं पहुंच रही। जी। उन तक पहुंचाने के लिए मैंने वो वीडियो का सहारा लिया। जी, मैंने उन वीडियो का बिल्कुल जी, मैंने उन वीडियो का सहारा लिया। मैंने बोला कि उसमें लिखा, मैंने वीडियो में बोला, आप चाहे वो वीडियो देख सकते हो, आज भी पड़ी है यूट्यूब पे। हालांकि ये नोटिस आया हुआ है कि वो यूट्यूब की जितनी भी वीडियो पड़ी है वो सारी डिलीट करो, वरना तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी, या तुम्हारी वीडियो डिलीट करवा दी जाएंगी, या कुछ भी एक्शन लिया जाएगा। ये हाल है मेरे देश का कि हम सच भी नहीं बोल सकते। कह रहे नहीं हो तो उस वीडियो में मैंने हाथ जोड़ के विनती की कि सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैंने देखो मेरा कोई कसूर नहीं था, फलाना था, ढिमका था, और मेरे को जी ट्रांसफर कर दिया गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, मेरी साथ वाले बंदे को ट्रांसफर कर दिया गया, जो आर्टिकल 14 का सीधा सीधा उल्लंघन है जी। एक जो आर्टिकल 14 समानता का अधिकार है, समान रूप से सब पे लागू होना चाहिए जी। और ये सब मैंने किया। अब कुछ लोग बोलेंगे यार ये तो ट्रांसफर का मैटर है, ये ट्रांसफर का मैटर नहीं है। यहां से सारी कहानी फिर उस वीडियो को आधार बना के, क्योंकि जैन जज थे, रंजीत कुमार जैन जज साहब थे, इनके ऊपर भी लिंक थे। नेचुरली ये जो एडीजे होगा या जज होगा, उसको हाईकोर्ट में भी तो अब जज की मानेगा, मेरे जैसे कलर की थोड़ा ना मानेगा। जी बिल्कुल। तो हुआ यूं कि मेरे को फिर वहां पे इसी जज की मैंने शिकायत करी है 2006 महीने पहले, उस जज के कहने पे मुझे ट्रांसफर किया गया। उसी जज के कहने के पर मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला दिया गया, जो CROCP 10/2012 आज भी हम हाई कोर्ट में पेंडिंग है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। अच्छा, ठीक है जी। उसमें मेरे ऊपर क्या एलिगेशन लगाए जाते हैं कि मैंने भ्रष्टाचार की झूठी अफवाहें फैलाई हैं कि अदालत के अंदर तो भ्रष्टाचार है ही नहीं। ये मेरा पहला चार्ज था। ये तो जैसे हाँ, इसमें आपने बताया भी ना, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खुद कहा कि निचली अदालतों में 80% भ्रष्टाचार है। ये सब मैं कह रहा हूँ सर, मैंने उस बात को अब मेरे ऊपर 5-6 चार्जेस लगे थे। अब देखो कितनी सेम चार्जेस के ऊपर मेरे पर नीचे इंक्वायरी चलाई गई, सेम चार्जेस के ऊपर मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जा रहा है। नीचे वाली लोअर कोर्ट में जो इंक्वायरी चली, उसमें मेरी 4 इंक्रीमेंट बंद कर दी गई। हाई कोर्ट में आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब मेरे को एक ही जुर्म के लिए एक बार सजा हो गई, तो आज ही हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों चल रही है? बराबर। लेकिन ठीक है ना, मैंने अगर किसी का एक कत्ल किया है, तो एक ही कत्ल के लिए मुझे 2 बार सजा थोड़ी ना होगी, हाई कोर्ट मुझे अलग देगी या फिर और लोअर कोर्ट अलग देगी, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरे साथ ऐसा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद भी आप देखो कितना अन्याय हो रहा है कि मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा। हमें संविधान क्या देता है? बोलने की स्वतंत्रता देता है जी। तो मैंने कुछ गलत बोला, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो मैं आज भी गलती मानने को तैयार हूं। फिर जैसे कि मेरे को आपने बताया कि हाँ, जैसे मैंने बताया चार्ज नंबर 1 था भ्रष्टाचार नहीं है, तो उस भ्रष्टाचार को साबित करने के लिए मैं जगह जगह इंटरव्यू लेने गया एम्प्लॉइज के।
तो जी, मैंने ये दिखाया कि किस तरह से कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। जी, क्लास 4 के कर्मचारियों जिनकी जिनकी ड्यूटी बनती है कि कोर्ट में काम करना, उनसे कोठियों में जज प्राइवेट काम ले रहे हैं। जी। इसका सुसाइड मतलब है कर रहे हैं, एक सुसाइड बिल्कुल कर रहे हैं, ये भी कई चीजें आई ना नहीं सामने। नहीं, अभी अभी सुसाइड पे भी आएंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि एक कर्मचारी की सैलरी है मान लो 20,000 या 30,000, हम्म, उसको कहाँ काम करने की तनख्वाह मिल रही है? कोर्ट में काम करने की। जी, अगर जज उसको कोठी पे काम करवा रहा है तो एक तरह से वो 30,000 रुपए का करप्शन कर रहा है। बराबर। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी, बिल्कुल सही। पर मंथ। और इसी तरह से पूरे देश के में ऐसे ऐसे कर्मचारियों की गिनती इतनी बड़ी है कि आप देखोगे करोड़ों करोड़ों रुपए का जो है एक तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है। और कोई बाहर नहीं आता, कोई बाहर नहीं आता, क्योंकि क्यों नहीं बाहर नहीं आता? हाँ, सर, बाहर क्यों नहीं आ रहे? सर। सर हाँ, क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ, मैंने जगह जगह, मैं सिरसा गया सर, सिरसा के हम्म, कर्मचारियों ने हाथ जोड़ के विनती की, सर हमारे से कोठियों में काम मत कराओ। हम्म, हाईकोर्ट की चिट्ठी 1957-1973 की लेटर कहती है कि अगर किसी हम्म, कर्मचारी से कोठी में प्राइवेट काम लिया जाता है तो इसे डिसऑनेस्टी माना जाएगा और इसकी जो पनिशमेंट है वो जज की डिसमिसल तक है। आज तक कोई डिसमिस नहीं हुआ। अब आप देख लीजिए, ये वीडियो कुछ ही समय के लिए है, उसके बाद मैं खुद ही डिलीट कर दूंगा, क्योंकि अगर मेरे को हाईकोर्ट ने या कोर्ट ने बोला है कि इसको डिलीट कर दे, मैं कर दूंगा। ये बात नहीं, मान सम्मान के लिए। मैं इसलिए हम्म, नहीं कह रहा हूं कि मैं डर गया या कुछ भी। मैं, हम्म, क्योंकि मैं कोर्ट की इज्जत करता हूं, मैं चाहता हूं कि हाँ भी कोर्ट अपने इस चीज को रिव्यू करे। मैंने ये वीडियो डाली किस लिए? इसीलिए डाली है कि आप लोग देखो और उसके ऊपर कुछ समाधान लेके आओ। हम्म, तो ये था कि इन्होंने, फिर मैंने जगह जगह गया, मैंने सिरसा गया, सिरसा के कर्मचारियों ने, कुरुक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र के कर्मचारियों ने, यमुनानगर गया, यमुनानगर के कुछ कर्मचारी, रोहतक गया, मैं कैथल गया, मैं तकरीबन मैं हरियाणा पंजाब के कई जिलों में गया। सभी कर्मचारियों ने हाथ जोड़ जोड़ के बोला कि जी हमारे से कोठियों में काम लिया जाता है। तो आप देखो, लाखों की करप्शन तो मैंने यहीं पे पकड़वा दी। जी, बिल्कुल। फिर जब मैं जगह जब जगह गया तो सर वहां पे पता चला कि कई कर्मचारी सुसाइड कर हम्म, भी। जज उनसे कोठी में बुलाते हैं, उनसे घरेलू काम लेते हैं और उन्हें टॉर्चर करते हैं, उन्हें मानसिक शारीरिक यातना देते हैं, और जिसकी वजह से वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उन्हें घर नहीं जाने देते, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जिसकी ह्यूमिलेट इतना करते हैं कि वो मानसिक रूप से परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं। जी, मेरा सबसे पहला केस वो था जब एक कर्मचारी, प्रोसेस सर्वर, जिसकी ड्यूटी नहीं बनती क्लास कोर्ट में भी काम करने की नहीं और घर में भी नहीं, उसकी ड्यूटी है कि उसको सम्मन करवाने हैं। सर वो जी, कितना ह्यूमिलेट होगा जो उसने कोर्ट के अंदर दीवार पे लिख लिया कि मेरी मौत का जिम्मेदार जज होगा, नाम लिख के जी, आर के जैन। और उसके बाद उसने अपने आप को कोर्ट के अंदर ही अपने ऊपर एसिड या जो भी डाला और अपने आप को आग लगा ली। जी, ये एक पहली घटना थी जो मुझे पता चली। मैं उनके घर गया, आप ये देखो कि ये कौन कर रहा है? जज कर रहा है जी, ना? जज के ऊपर 3 पेज का सुसाइड नोट था सर। उसके बाद जज के ऊपर एफआईआर होती है, लेकिन वो जज आज बरी हो चुके हैं और प्रमोशन ले चुके हैं। उस अभी कर्मचारी के किसी परिवार, उसके कर्मचारी के किसी परिवार के बंदे को नौकरी नहीं दी गई। शर्म की बात है ना, ये हम लोगों के लिए, सबके लिए शर्म की बात है, पूरे देश के लिए शर्म की बात देखिए ये है। कौन कौन कर रहा है? रक्षक, जिनको हमने संविधान की रक्षा के लिए बनना है। बराबर। अच्छा इसमें बताओ कि मैंने क्या गलत बोल दिया? यही चीज तो, इसी को विश्व की चीज हमें बाहर लानी ही पड़ेगी। और मैं कह कौन रहा लाएगा? हूँ, वही लाएगा जो वहां पर जो शर्मा मौजूद जी, है, वही बताएगा। शर्मा हाँ, जी मेरे को इतना बता दो कि मैंने ये जो बोला, क्या मैंने गलत बोला? क्या नहीं, बंदा बिल्कुल। सुसाइड नहीं कर गया? क्या अखबारों में नहीं छपा? क्या दीवार पे लिखी हुई फोटो नहीं आई सामने? सब कुछ आया ना? जब दूसरे का मैटर बाहर आता है, कोई गलत कर रहा है, चाहे आईपीएस अफसर हो, आईएएस अफसर हो, वो गलत कर रहा है, उसकी बात बाहर आती है, तो एक जज जो बलात्कारी है, केस है, तो उसकी भी आवाज बाहर आनी ही पड़ेगी, उसे भी लाना पड़ेगा, तभी तो इनके ऊपर अंकुश लगेगा। नहीं तो ये तो सर अभी अभी तो ये अभी तो हो ये जाएंगे। अभी तो सर ये भ्रष्टाचार दिखाने की शुरुआत है। जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया गया था ना कि अदालतों जी। में भ्रष्टाचार नहीं है, हम्म, नेपोटिज्म नहीं है, हम्म, फेवरेटिज्म नहीं है, तो ये हम्म, तीनों को मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। अभी तो ये पहले चार्ज के ऊपर बात चल रही है। ठीक। फिर एक गौरव नाम का लड़का था सर, उसने छुट्टी मांगी और हम्म, छुट्टी 2 दिन की काट के आया। उसके बाद उसके जज का नाम था पलवल के अंदर सुभाष चंद्र सरोय, जी। और उसको इतना मेंटली टॉर्चर किया गया कि उसने सुसाइड कर लिया। और हम्म, एक पेज का सुसाइड नोट में उसने बोला अपनी वाइफ से वो बहुत प्यार करता था। मैं उसकी इस भावनाओं को सैल्यूट करता हूं। हम्म, मैंने उसका इंटरव्यू लिया। उसने बताया कि किस तरह से मेरे पति को रात रात को आने नहीं दिया जाता, 11 बजे आता था, कभी 10 बजे आता था, कभी कितने बजे आता था, हम्म, हम्म, और उसको कोर्ट में काम ही नहीं कराया जाता, तो कोठी में काम लिया जाता था। हम्म, हम्म।
फिर मतलब जज के इनकी कोई ऊपर जिंदगी नहीं है, मतलब यहाँ इनके पे लिए जजों यहाँ के पे लिए भी कोई जिंदगी नहीं है, यहाँ आपकी जिंदगी है, इनकी जिंदगी नहीं है, ऐसा हो यहाँ गया। पे भी यहाँ पे भी जज के ऊपर एफआईआर होती है, लेकिन जज बरी होता है। मेरे ख्याल से हो भी गए होंगे। बराबर। तीसरा केस जज के गनमैन का है। अभी रोहतक में एक गनमैन था हाँ। जिसने साफ साफ लिखा कि हाँ भी मेरी मौत का जिम्मेदार जो है अपना मिस्टर धैया थे। वो अब देखो उनके ऊपर एफआईआर, उनको प्रमोट करके सेशन जज बना दिया। सर मैं आपका नाम लिख के मर जाऊं शिव नारायण जी, आपको तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, उस टाइम पकड़ के ले जाएगी अंदर, तुरंत पकड़ के ले जाएगी और ठीक है। एक्शन हो जाता है, तुरंत हो जाता है, चाहे वो उन्होंने गलत लिखा हो या सही लिखा हो, वहां तो पर आप एक्शन ये तो तुरंत हो जाता है हमारे। तो ये देखिए ना कि आम आदमी के ऊपर एक्शन तुरंत, जज साहब के ऊपर एक्शन क्यों नहीं? मैं ये नहीं कहता कि उनको गिरफ्तार करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उनको उस टाइम उस कुछ समय के लिए जब तक वो केस चलता है उनको नौकरी से तो बाहर रखना चाहिए। बिल्कुल क्या नहीं दूसरे तो दबाव जजों को डाल। नहीं, हाँ, क्या देख देख के दूसरे जजों को हौसला नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ रहा है। 3 सुसाइड बता दिया आपको, चौथा जी। सुसाइड एमपी में हुआ सूरज नाम के पीएन का, वो जिसने सरेआम बताया उनसे क्या क्या काम लिए जाते हैं घरों में। टॉयलेट धुलवाया जाता है, कपड़े धुलवाए जाते हैं, पोछा लगवाया जाता है, बर्तन धुलवाए जाते हैं, और क्या कहते हैं गार्डनिंग कराई जाती है, कुत्ते को घुमाने के काम कराया जाता है। और सर जो शर्मनाक बात उस केस में सामने आई थी, वो कह रहा था कि मुझसे अंडरगारमेंट भी धुलवाए जाते हैं। मतलब पूरी तरीके से उनको गुलाम बना के रखा, जैसे पहले जमाने में गुलाम बना के रखा जाता था, वैसे ही इन जजों ने, भ्रष्ट जज, इनको भ्रष्ट बोला जाएगा, इनको जज नहीं बोला जाएगा, ये तो मैं भ्रष्ट अगर जजों के नहीं, चलते इन लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है। इसमें मैंने अदालत का कौन सा अपमान कर दिया? ये तो सबूतों के साथ आपने बोला ना, मैं ये सब तो अखबारों में छपा ना, मैंने बोला वही छपा ना। तो उसे हम बोलेंगे नहीं, ने सुसाइड कर लिया, दो जजों को सस्पेंड किया, मियां बीवी दोनों जज थे, दोनों को सस्पेंड कर दिया, आई थिंक, जो मुझे लगा इंफॉर्मेशन आई। पांचवा केस यहाँ पे क्या था, अपना झज्जर में था या कहीं पे था, अपना एक नाजिर था, उसने 4 जजों का नाम लेके सुसाइड कर लिया कि मेरे से ये बगार कराया करते थे जी। अब पांचवा केस हो गया। बराबर। छठा केस अभी राजस्थान का, आपको पता होगा कि राजस्थान में एक कर्मचारी क्लास 4 एम्प्लॉय ने वो अपने घर में चला गया था, तो जज, जहां तक सुनने में आया कि उस जज ने वहां पे पुलिस भेजी, उसको उठवाया कि कोठी में काम कर, अरे और ये हाल है। उसने जज की कोठी के अंदर ही सुसाइड कर लिया। अरे 1 महीना पूरा राजस्थान की कोर्टें बंद रही है सर, तब जाके उस जज के ऊपर एफआईआर हुई है। कृष्ण स्वरूप चलाना जज नाम उसका। ओके, मतलब एक्टिविस्ट लोगों को, आप अगर एक्टिविस्ट हो, आप अगर सामाजिक वर्क करते हो, तो जो अदालत के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ अगर अन्याय हो रहा है, तो अन्याय करने वाले वो लोग हैं जो न्याय के लिए बैठे हैं। अगर न्याय के लिए बैठने वाले लोग अपने ही कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो आपके साथ क्या अन्याय करेंगे? तो हमें इन लोगों के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट जजों के खिलाफ जो अन्याय कर रहे हैं, वो आवाज तो निकालनी ही पड़ेगी। अगर वो आवाज हम नहीं निकालेंगे, किस्तों को मारोगे, एक भगत सिंह मरेगा, दूसरा जिंदा होगा, तीसरा जिंदा, कई करना ही पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा इस चीज में। तो आप गलत नहीं कर रहे। हाँ सर, मैं ये नहीं कहता कि सारी जुडिशरी करप्ट है या सारा कुछ है, सारे बहुत सारे, तो हम भी नहीं कह रहे ना, हम भी नहीं कह रहे, हम भी कह रहे हैं कि बहुत सारे अच्छे जज हैं, लेकिन ये एग्जांपल दिखाया है कि ये एग्जांपल ऐसे सेट हो रहे हैं। सैकड़ों कर्मचारी, जब देखो एक आधा 2-3 कर्मचारी बोले ना, तो समझ में आता है कि यार ये गलत हो रहा है यहाँ, है ना। जब सैकड़ों कर्मचारी कह रहे हैं कि हमारे साथ ये काम कराया जाता है कोठियों के अंदर गैर कानूनी तरीके से, उसके बाद हमें टॉर्चर किया जाता है, हमारे से ये काम कराया नहीं करने पे धमकियां दी जाती हैं, एसीआर खराब की जाती है, एब्सेंट रिपोर्ट बनाई जाती है, इंक्वायरी चलाई जाती है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, सर तो फिर कहाँ जाएगा आदमी? जी बिल्कुल, सुसाइड करेगा और क्या करेगा? सुसाइड करेगा या उनके ऊपर हमला करेगा, जैसे गुड़गांव में हुआ। भ्रष्टाचार वाला एंगल मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि ये मैं, देखो मैं जनता के सामने और आपके सामने जो मेरे ऊपर चार्ज लगे हैं, मैं वो प्रूफ करना चाहता हूँ। जी मैंने भ्रष्टाचार का प्रूफ कर दिया, मैंने फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म का प्रूफ, नेपोटिज्म का भी प्रूफ किया। सर लोअर कोर्ट में भर्तियां होती हैं, मैं अभी आप ये नेपोटिज्म का सुन लो, लोअर कोर्ट में भर्तियां होती है, कैसे भर्तियां होती हैं? क्लास 4 की, उनसे क्या पूछा जाता है सर कि तुम्हें दाल बनानी आती है, तुम्हें खाना बनाना आता है, तुम्हें घर का काम करना आता है? तो ये क्वेश्चन पूछ के जो है उनकी भर्तियां की जाती हैं। इसका क्या मतलब है कि तुम बंदे को मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे कि हाँ भी, मैं कह रहा हूं कि पूरे पंजाब और हरियाणा के जब जितने भी हैं सारे इन्वेस्टिगेट किया जाए,
सीबीआई जांच बिठाई जाए, कितने लोग जो है आपस में रिश्तेदारी में भर्ती है, किसी का हाई कोर्ट में चाचा लगा, किसी का मामा लगा, किसी का बेटा लगा, किसी की बेटी लगी है, किसी का क्या लगा है। और रिसेंटली अगर मैंने रविशंकर झा जो चीफ जस्टिस अभी हरियाणा के और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, अभी इन्होंने 2 to 9 के पावर में कितने बंदे जो हैं अपना जो वहां पे क्लैरिकल स्टाफ था उनके बंदों को और उनके रिश्तेदारी में भर्ती, किसी के बेटे को भर्ती किया, किसी की बीवी को भर्ती किया, किसी के भतीजे को भर्ती किया, उन्होंने अपनी पावर का। सर ये 2 to 9 की पावर रिश्तेदारी में भर्ती करने की या किसी नीडी को भर्ती करने की दी है? ये रिश्तेदार को तो भर्ती नहीं करना चाहिए, रिश्तेदार अगर भर्ती होते हैं तो सर ये है। हाँ। उनके यहाँ पे उनके साथ एक काम करता है, राजवीर नाम का क्लर्क काम करता है, जहां तक पता चला कि उसने कई लोगों को भर्ती कराया, ठीक है ना। तो उसका बेटा, उसकी बहू, उसकी बेटी, वो खुद, वो उसका भाई, ये 5 लोग, वो तो मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि वो भर्ती है। जजों के बच्चे बाद में जज बन जाते हैं। ये तो सारी दुनिया के सामने है, मैं तो अकेला नहीं बोल रहा हूँ, ये तो सारी दुनिया बोल रही है ना कि हाँ भी जजों के बच्चे, फिर जजों के बच्चे वहां पे वकालत भी करते हैं। तो अंकल जजिस का कॉन्सेप्ट बाहर आया कि अंकल जज वो अपने पापा की कोर्ट में नहीं जाएगा तो अंकल की कोर्ट में जाएगा। तो ये फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म मैंने साबित कर दिया जी, मेरे ऊपर जो चार्ज लगा था। बिल्कुल बिल्कुल कर दिया जी मैंने, ये मैंने साबित कर दिया। फिर मेरे ऊपर दूसरा चार्ज लगाता है कि हाँ भी इसकी ये वीडियोस बनाता है। सर वीडियोस कौन नहीं बनाता? नहीं तो मेरे वीडियोस के कंटेंट बताओ कि मैंने कंटेंट गलत किया, मैंने कुछ, मेरे को वीडियो क्यों बनाना पड़ा? आपने मेरे को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस डाला मेरे ऊपर, इंक्वायरी चलाई, तो क्या मैं साबित करने के लिए सबूत भी ना इकट्ठे करूं? बिल्कुल करना पड़ेगा। और आपने तो जब मैंने वीडियो बनाने की परमिशन, ये कह रहे बिना परमिशन, जब मैंने परमिशन बनाई आज तक उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया, तो मेरे को क्या मतलब? इन्होंने इनडायरेक्टली मेरे को बोले जा कर ले जो करना है, हम नहीं डरते। कहीं इसका मतलब मैं ये ना निकालूं, या तो सीधा डायरेक्ट मना कर देते कि नहीं बनाओगे। चलो ये भी छोड़ो, उसके बाद मैंने परमिशन मांगी कि मुझे अपनी जिंदगी पे फिल्म बनानी है, तो इन्होंने मेरे ऊपर इंक्वायरी चला दी डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस की। यानी कि मैं तब पहले कह रहे हैं कि बिना परमिशन बना रहा है, अब मैंने जब परमिशन मांगी तो तूने कहा तो चिट्ठी कैसे भेजी, और डायरेक्ट चिट्ठी भेजी, चल तेरे ऊपर इंक्वायरी। तो बंदा कुछ करे तब भी मरे, ना कुछ करे तब भी मरे। तो ये भी साबित कर दिया मैंने। आज मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के सारे चीजें में आपके चैनल पे ये सारी चीजें मैं साबित करूंगा कि मैं बेकसूर हूं। और मुझे वीडियो बनाना, मैं खुशी से वीडियो नहीं बनाता, मेरे को नहीं बनानी है। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, मेरी बीवी, मेरा बच्चा और मैं, हम तीन लोग हैं। मैं आराम से जिंदगी जीना चाहता हूँ, मुझे क्यों नहीं जीने दिया जा रहा है? बराबर। फिर बोलते हैं कि इसको ट्रांसफर किया, इसलिए चीख के बोलता है, इसलिए ये जानबूझ के ऐसा काम करता है। पहली बात तो सर मेरा ट्रांसफर किया, 3 रूल हैं ट्रांसफर के। 1, डिस्ट्रिक्ट में सेशन जज कर सकता है। 2, चीफ जस्टिस किसी भी एम्प्लॉय की कहीं पे ट्रांसफर कर सकता है। 3, जिसके 5 साल हो गए उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है जी, पहले रूल में कोई एतराज नहीं है। दूसरे रूल में वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस किसी भी कर्मचारी को कर सकता है। चलो करो। मेरे को अब ये क्वेश्चन मेरा है कि एक चीफ जस्टिस को हजारों एम्प्लॉय उसके नीचे काम करते हैं, उसको किसी का नाम हरमीत सिंह टिंकू का नाम अपने आप कैसे याद पता चला? क्योंकि सेशन जज ने मेरे खिलाफ गलत इंफॉर्मेशन दिया, रंजीत कुमार जैन जज ने मेरे खिलाफ झूठा इंफॉर्मेशन दिया, जिसकी वजह से मुझे 5 तरह का टॉर्चर करने के लिए ट्रांसफर करा गया। मैंने जब बोला कि मेरे को गलत है, फिर उसके बाद कई लोगों को वापस भेजेगा, मुझे आज तक वापस नहीं भेजेगा, समानता का अधिकार है। अब बोलोगे यार तेरे कहने से क्या होता है, जब चीफ जस्टिस जब लिखा हुआ है रूल ने तो क्या गलत है? ठीक है, वो बिल्कुल आपका क्वेश्चन बनना चाहिए शर्मा जी। अगर दिल करे ना सभी का, किसी को क्वेश्चन लिखो या बोलो, तो मैं तो गलत हूं, मैं यहाँ पे अपनी गलती मैं मानता नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी गलती, ये कहते गलती है तो मैं इसको प्रूफ करता हूं। जस्टिस सूर्यकांत जी की, प्रशांत भूषण जी से जब हमने रिक्वेस्ट करी कि सर सुसाइड हो रहे हैं, हमारे साथ टॉर्चर है, प्रशांत भूषण जी ने चीफ जस्टिस एस.जे. वजीफदार जी से मुलाकात करी। पहले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रिप्रेजेंटेशन दी, उसके बाद वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें बुलाया, उन्होंने डिस्कस किया। फिर चीफ जस्टिस एस.जे. वजीफदार जी ने मेरे से मुलाकात करी। हम 6-7 लोग थे, बोगीराम जी भी थे, हम 6-7 लोगों से मुलाकात करी। हमने सारे पॉइंट डिस्कस करे कि सर ये क्लास 4 एम्प्लॉय के साथ हो रहा है, प्रोसेस सर्वर के साथ हो रहा है, 800 फाइल होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए। उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत जी की कमेटी बनाई। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दया चौधरी, जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता, मैंने तो नहीं बोला। अब ये देखिए ये 3 जज क्या बोल रहे हैं। ये 3 जज बोल रहे हैं कि ये जो 10/2 रूल जो ट्रांसफर का है, इसका मिसयूज हो रहा है, ठीक है ना, इसको रिविजिट किया जाना चाहिए। कुछ
अब रिमार्क्स देखो वो क्या दे रहे हैं, कुछ लोग जो हैं जिनके जेन्युइन और बोनाफाइड कॉज होते हैं उनको वो रह जाते हैं और कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। जी ये जस्टिस सूर्यकांत की वर्डिंग है। जी आरटीआई में हाईकोर्ट बताती है इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई तो पॉलिसी जहां पे ही नहीं। पॉलिसी नहीं है तो वहां पे भ्रष्टाचार की संभावना पैदा होती है। तो इसका बराबर। मतलब है कि मेरी ट्रांसफर गलत हुई है, और जो मेरे साथी कर्मचारी थे उनकी ट्रांसफर अगर वापस हो गई है तो समानता के अधिकार पे वो मेरे को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। मैं पिछले 10 साल से वहां पे हूं, तो मेरे लिए समानता का अधिकार कहाँ रह गया? जी। एक तो मेरी ट्रांसफर झूठे फीडबैक पे गलत हुई, दूसरा मेरे जस्टिस सूर्यकांत जी ने भी इसको बोल दिया कि हाँ भी ये गलत है, पॉलिसी गलत है, इसकी पॉलिसी बननी चाहिए। ये जो तीसरा जो है अपना खुद वो कह रहे हैं कि इसका मिसयूज हो रहा है, तो मैं तो फिर वही कहने का मतलब है कि मैं तो सही साबित हो गया ना। बराबर। बिल्कुल। ये तीसरा चार्ज भी मैंने क्लियर कर दिया। हाँ। चौथा चार्ज मेरे ऊपर हाईकोर्ट लगाते हैं कि हाँ भी नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ये कहते हैं कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार नहीं है, वहां पे ब्राइबरी नहीं चलती है। ये झूठे किस्से बता रहा है कि हाँ भी यहाँ पे ब्राइबरी ना। सर आप ये बताओ शर्मा जी, अगर अपने आपके अंदर जमीर है, या जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा होगा अपने अंदर जमीर पे हाथ रखो, क्या कोर्ट के पीएन आपसे पैसे नहीं लेते? क्या कोर्ट में रीडर आपसे पैसे नहीं लेता? ठीक है, चलो ये तो होगी छोटी करप्शन। अब ये बताओ कि क्या जज पैसे नहीं लेते? क्या जज मैंने करप्शन तो दिखा दिया, उनका भ्रष्टाचार तो दिखा दिया, अब ब्राइबरी की बात कर रहे हैं। 40 लाख रुपए के लेते हुए हेमंत गोपाल पटियाला के जज जो हैं उनके ऊपर आरोप लगा था। आप गूगल पे सर्च मारो, जज हेमंत गोपाल, 40 लाख रुपए सर, देखिए कम नहीं होते। जी। जस्टिस निर्मल यादव का केस आपको याद होगा, जहां पे उन्होंने बोला था 15 लाख रुपए का केस सबके सामने आया था कि वो अमाउंट जो है गलत जज के घर पे पहुंची, नाम सेम होने के कारण। इसी हाई को मैं किसी और हाईकोर्ट में जा ही नहीं रहा हूं, अभी मैं किसी और हाईकोर्ट में नहीं जा रहा हूं, मैं अभी इसी हाईकोर्ट ने चार्ज लगाए, तो इसी हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं। इसी हाईकोर्ट में श्री बलविंदर कुमार शर्मा जज थे, जो रिक्रूटमेंट सेल के वहां पे थे। इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए में जज बनने का पेपर बेचा, इनके ऊपर एफआईआर हो रखी है। क्या ये ब्राइबरी नहीं थी? क्या ये करप्शन नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल करप्शन है ये। जब मैं तीन केस कर दिए, उसके बाद जो है जस्टिस दीपक गुप्ता जी कहते हैं कि न्यायपालिका जो है पैसे वाले और ताकतवर के पक्ष में हो गई है, तो क्या ये बयान काफी नहीं है? जस्टिस मार्कंडे काटजू कहते हैं कि 50% हायर जुडिशरी करप्ट है, 80% लोअर जुडिशरी करप्ट है, कि एक न्यूज घूमती रही है। क्या ये बात मेरी बात को साबित नहीं करती है? बिल्कुल साबित करती है। ये करप्शन और भ्रष्टाचार, ब्राइबरी के बारे में मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आपके जज ही बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर वो जज बोल रहे हैं तो मेरे बोलने में, उनके बोलने में क्या तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है, बोलना ही पड़ेगा। कि ये जुडिशरी की डिफेम करने के लिए बना रहा है ये वीडियो। मैं सर जिस डिपार्टमेंट का मैंने नमक खाया, जिस जनता का मैंने नमक खाया, अगर मैं उसको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कमियां हैं, तो वो मैं सुधारने के लिए बोल रहा हूँ कि डिफेम करने के लिए बोल रहा हूँ? नहीं, देखिए डिफेम या किसी को आवाज उठाना क्यों पड़ा वो देखना है हमें। हमने अगर कोई कंप्लेंट की, हमने अगर कुछ चीज की, आप कुछ गलत राह पर जा रहे हैं। अगर चाचा भतीजे का केस देख रहा है तो चाचा भतीजे के केस में चाचा भतीजे के पक्ष में फैसला करेगा, वो अपने अपोजिट के पक्ष में करेगा ही नहीं ना। ये तो हमारे संविधान में खुद लिखा है। और इसके लिए ही कहते हैं बुलंदशहर की अदालत में जब ये मैटर 2005 में वहां के भ्रष्टाचार की बात हुई थी, तो वहां की जो जज जिसने जो जांच अधिकारी बन के गए थे, उन्होंने कहा भाई मेरे ऊपर के जज के ऊपर मामला आ जा रहा है, मैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता, मैं उनकी जांच नहीं कर सकता। तो उन जैसे ईमानदार जज वो खुद छोड़ के अलग हट गए। तो अगर आप ईमानदार हो, आप निष्पक्ष हो, आप अपने ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहते, तो आपने उस चीज से अपने आप को दूर रखना है। अगर आपके खिलाफ ही आरोप लगा और आप ही जज बन करके अगर फैसला करेंगे तो फिर तो निष्पक्ष होगा ही नहीं ना, आपको खुद हटना है अपने। इसी चीज को दिखाने के लिए मैं वीडियो बनाया, मैंने इतने लोगों को दिखाया, मैंने जगह जगह का टॉर्चर दिखाया, पूरे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सब जगह के मैंने चीजें दिखाई कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है। तो मैंने क्या गलत कर दिया सर? मेरे को तो आज तक ये नहीं समझ में आया जो मेरे ऊपर कार्रवाइयां चल रही है। जी नहीं, गलत का कुछ है नहीं। मेरे को मेरी 4/9/14 की इंक्रीमेंट बंद कर दिया। मैं हाईकोर्ट में गया तो मेरे को मिला। अभी यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था, जो भी है मैं वीडियो में दिखा रहा था, और इवन की सुधार भी हो रहे थे। जस्टिस सूर्यकांत जी की कमेटी, प्रशांत भूषण जी का आना, चीफ जस्टिस का हमसे मिलना, और जस्टिस सूर्यकांत जी की कमेटी का वो बनाना
कि हर चीफ जज, हर इंस्पेक्टिंग जज एम्प्लॉय से मिले, एक रिपोर्ट पेश करे, ठीक है ना। और 2018 में जब मैंने रिट लगाया कि भाई मेरे अपना ये जो 22 में, सॉरी, जो मैंने ये रिट लगाया कि यहाँ पे ये ट्रांसफर के मामले में गलत हो रहा है, करप्शन चल रही है, कि देखो कुछ लोगों को तो जल्दी जल्दी ट्रांसफर किया जाता है, कुछ लोगों को, मेरे जैसे लोगों को रख दिया जाता है। तो कहीं मेरे को ये लगता है कि पैसे से ट्रांसफर हो रही है, सिफारिशी हो रही है, दोनों में से अगर दोनों चीजें हो रही है, दोनों तरह से करप्शन है। इस चीज को दूर करने के लिए मैंने रिट डाला। आप ये देखो, रिट में मेरे को वहां पे सुनना पड़ता है कि तू मेरे, एक जज जस्टिस महावीर सिंह सिंघू थे, मेरे को बोलते हैं कि तू मेरे हत्थे नहीं चढ़ा, मैं मानसा का इंस्पेक्टिंग जज था कोर्ट के अंदर। अब मैं इसका रिकॉर्ड कैसे पेश करूं? ये देखो, मैं टी शर्ट पहन के घूमता हूं कि अदालतों की कार्रवाई की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर काश वहां पे रिकॉर्डिंग होती तो मैं दिखाता नहीं कि हाँ भी सर, ये आपने में से ये बोला। जी बिल्कुल। और उन जजों को, उन अधिकारियों को जिनके खिलाफ आपने आरोप लगाया या किसी ने भी आरोप लगाया, उसने खुद चलते आगे बढ़ के निष्पक्ष जांच के लिए खुद ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। आप अगर ईमानदार हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरे ऊपर इंक्वायरी चली कि हाँ भी, अभी रिसेंटली क्या होता है कि एक जज हैं जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, अनूप सिंह, वो मेरी एसीआर खराब करते हैं। आप देखो कहाँ, अगर कहीं में ये मैं फॉरेन कंट्री में होता तो शायद मुझे प्राइज मिलता, मुझे लोग सम्मानित करते, ठीक है ना, कि हाँ भी मैं सच बोल रहा हूँ। आज यहाँ पे ये देखिए कि मेरे जज ने मेरी एसीआर खराब कर दी, और मेरे एसीआर में पता क्या, अनूप सिंह जज नाम है उनका, वो अपने आप को कहते हैं कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो वो कहते, उन्होंने मेरी एसीआर में क्या लिखा पता है, मेरे रिमार्क्स क्या दिए हैं? रेबेलियन। रेबेलियन? हाँ जी। अरे मेरे को बोलते कि रेबेलियन है। मैंने उनसे पूछा कि सर मैंने ऐसे क्या गलत कर दिया? तो वो मेरे को, उन्होंने मेरे को इतना भला बुरा कहा और इतना मेरे को यानी ऊंचा ऊंचा बोला, और उसके बाद बोलते हैं मैं तेरे ऊपर एफआईआर करवा दूंगा, तूने मेरे जैसा जज नहीं देखा होगा। अब मैं इसका क्या सबूत करूं? खैर मैं धीरे धीरे बाहर आ गया, कोर्ट के चैम्बर के अंदर की बात थी, तो मैं बाहर आ गया, बाहर कैमरे लगे हुए थे। अब मैंने इमीडिएटली मैंने वहां पे कैमरे की डिमांड कर दी कि रिकॉर्डिंग फुटेज, सीसीटीवी फुटेज जो है सेव की जाए। उसके बाद थोड़े देर बाद, घंटे डेढ़ घंटे बाद, वो ही जज मेरे रिकॉर्डर में मेरी सीट के ऊपर आते हैं, और मेरे को क्यों वहां पे डराने के लिए आए आप? अगर मैंने सीसीटीवी फुटेज बोला तो अगर मैं बेकसूर था तो मैं ही तभी कह रहा हूँ सीसीटीवी फुटेज रखो, वरना आप ना दिखाते। अगर मैंने कुछ बोला था तो आप खुद वहां से सीसीटीवी फुटेज निकाल के क्लिप दिखाते कि ये देखो जी, ये मेरे साथ बोल के गया है। बराबर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है नहीं? हाँ, तो ये सब चीज, तो ये फिर एक नवजोत कौर मैडम थी। अभी देखिए जी, मैं छुट्टी पे गया हूँ, ठीक है, और मेरी मिसिस का हार्ट पेशेंट है। जब मैंने रिट लगाई थी तब मेरी मिसिस हार्ट पेशेंट नहीं थी। मैं इतना जोर भी नहीं डाल रहा था। मैं जहां पे देखिए मैंने 10 साल बिता दिए वहां पे, अगर मैं 1 साल या 2 साल और भी लग जाते मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी ना। तो सडनली मैंने तो आर्टिकल 14 के अंडर ही डाली थी, लेकिन उसके बाद 2 मई को मैं रिट डालता हूँ। 11 जून 2022 को मेरी मिसिस हार्ट पेशेंट हो जाती है। अचानक से पता चला, उनको एडमिट कराना पड़ा, तब जाके पता चला कि मेरी मिसिस हार्ट पेशेंट। तो मैंने वहां पे हार्ट पेशेंट, मैंने उनको वहां पे एप्लीकेशन दी, सर मेरी मिसेस हार्ट पेशेंट, सर मैं यहाँ पे अपना, मेरे को मेरे घर भेजा जाए, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। सर मेरे केस में अंदर बंद लिफाफे भेजे जाते हैं। हालांकि जस्टिस अनिल खेत्रपाल जी ने तब जब बोला था, उन्होंने डांट लगाई थी, क्यों बंद लिफाफे क्यों दे रहे हो, ओपन रिपोर्ट दो और एक्सप्लेनेशन दो। लेकिन वेरी नेक्स्ट डेट पे पता नहीं क्या होता है, वो 5 जजों की जो बंद लिफाफे की रिपोर्ट थी वो खोली जाती है, और मेरा केस उसी दिन डिसमिस किया जाता है, और विद कमेंट दिया कर डिसमिस किया जाता है कि जैसी इसकी एक्टिविटी है वैसे इसको कोई भी वापस नहीं भेजेगा। तो ये देखिए, एक चीज को मैं इस मामले में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि आपने रिट लगाई थी अपने ट्रांसफर के मामले में, उसका रिप्लाई सामने वालों को देना था, है ना? मेरी मिसेज ने भी, देखो मेरी मिसेज भी सामने आई है, ये देखो, एक मिनट करिए, देखो वो कह रही है कि अगर मेरे पति झूठ, नमस्ते जी सबको, ठीक है ना, मेरी मिसेज कह रही है अगर मेरे पति झूठे हैं इनको पकड़ के मारो डंडे। ठीक है ना, कहने का मतलब मेरी मिसेज कहती हैं कि अगर मेरे पति सही है तो इनका नार्को टेस्ट कराओ और जजों का भी नार्को टेस्ट करवा लो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इससे बड़ी तो बात नहीं है, अगर मैं झूठा हुआ तो मैं पकड़ा जाऊंगा, अगर वो जज झूठे होंगे तो वो पकड़े जाएंगे। हाँ बोलो। आरके जैन जज दा, नवजोत कौर मैम दा, ते एक और मैडम, एक और मैडम ने जो वो कौन से मैडम, नवजोत कौर मैडम है, अनूप सिंह जज है, रंजीत कुमार जैन है, उनको बोलो कि आप अपना नार्को टेस्ट कराओ, इनका कराओ।
पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, उनका सब वो तो सामने आ जाएगा। ये झूठे हैं तो इनको सजा मिलनी चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, यही चीज होनी चाहिए। देखो जब इलेक्ट्रॉनिक चीजें हमारे पास मौजूद हैं, हुँ, हुँ, ठीक है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हमारे पास मौजूद हैं, नार्को टेस्ट मौजूद है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट मौजूद है, ऐसे हुँ। कई कई वो क्या कहते हैं उसको, वो दवाइयां आती हैं जिससे बंदा सच बोलता है, जैसे आपको पता होगा। तो मैं वो हुँ, कहता हूँ वो हर चीज मेरे ऊपर अप्लाई की जाए। मैं खुद कह रहा हूँ, आप सब लोगों के सामने कह रहा हूँ, हुँ। हर वो चीज मेरे ऊपर अप्लाई की जाए कि मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने बोला है वो सच बोला है, सच के सिवा कुछ नहीं बोला। जी, जी, जी। अब तो अभी अभी देखिए, नहीं यहाँ पे हाँ। खत्म नहीं होता है सर, एक मैं बात और बोलूंगा। अब देखिए, हुँ, अब हुँ, हुँ, आपको वो भी बता दिया कि जज मुझको एफआईआर की धमकी दे रहा है। अब नवजोत को एक महिला जज होके मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। हुँ, मेरी मिसिस अभी रिसेंट 6 मार्च की बात है, अचानक से हुँ, इसको, सर मैं बहुत छुट्टियां लेता हूँ, मैं मानता हूँ कि बहुत छुट्टियां लेता हूँ सर। हुँ, जिसकी बीवी हार्ट पेशेंट है, अगर उसको रात को प्रॉब्लम आती है तो क्या वो छुट्टी नहीं लेगा? जब मैं हुँ, ये बोलता हूँ कि सर मेरे को यहाँ पे, मेरे को लुधियाना वापस भेज दो ताकि मैं अपनी बीवी की देखभाल भी कर सकूं, मैं अपनी ड्यूटी भी कर सकूं, तो मैं क्या बुरा बोलता हूँ? हुँ, 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 ठीक है ना, मेरे को रिलीफ नहीं दिया जाता, मेरे केस डिसमिस कर दिए जाते हैं, बंद लिफाफे पेश किए जाते हैं। 6 हुँ, मार्च का दिन था सर, मिसिस की तबीयत बहुत खराब थी, और हुँ, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि हर महिला को अपना आते हैं, मंथली वगैरह आते हैं, पीरियड्स वगैरह आते हैं, हुँ, तो वो भी था। और अपना उनकी उसकी हार्ट बीट भी बहुत ज्यादा थी, जिस वजह हुँ, से मैंने छुट्टी लिख दी। मैंने 4 महीनों की छुट्टी लिखी सर कि हुँ, मेरी मिसेज की बहुत प्रॉब्लम, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कृपया करके मुझे छुट्टी दी जाए। मैंने मेल कर दिया। लेकिन हुँ, श्री अनूप सिंह जो गोल्ड मेडलिस्ट जज हैं, इन्होंने मेरे को मानसा के, इन्होंने मेरे को चिट्ठी दोबारा लिखा कि हुँ, प्रूफ लगाओ। प्रूफ नहीं देंगे तो मैंने, देखो अब ये देखो, प्रूफ कह रहे हैं कि वेल नहीं है। हुँ, मैंने इनको सीधा सीधा चिट्ठी लिखी, मैंने कहा सर मेरी मिसेज जो है, मैंने फिर ये पीरियड्स की बात लिखी और मैंने हार्ट बीट की बात, मैंने कहा इन दोनों का सबूत मैं कैसे ले आऊं सर, मेरे को बता दो। मैं ऐसा है कि मैं ये डॉक्टर आपके कर लो, आप डॉक्टर से आप इसका इलाज दिखवा लो, अगर मैं झूठा हुआ तो जो भी सजा होना करना ना। जी, मैंने ये बात, तो अनूप सिंह जी चुप कर गए। लेकिन उसके बाद हुँ, नवजोत कौर मैडम औरत होते हुए ये समझ लीजिए वो कह रही है कि सबूत दिखाओ। हुँ, हुँ, अब मैं सर, तब अगर चलो ये तो 6 तारीख की बात है, अगर 6 हुँ, तारीख को मुझे नवजोत कौर मैडम कहती तो शायद मैं सबूत भी दिखा देता। क्या चीज वो चीज संभाल के रखने वाली है? नहीं, तो बिल्कुल ये नहीं। अगर जिसने जिसने इस चीज का छुट्टी में लिखने के बाद जिसने इस चीज का सबूत मांगा, क्या वो हुँ, है? ऐसा कुछ है? नहीं क्या तो शर्म नहीं उनको आनी चाहिए? नहीं, नहीं नहीं, क्या? वो जज है, जज का काम था कि कहते अगर उन्हें डाउटफुल लग रहा था कि हरमीत जी झूठ बोल रहे हैं, तो वो मेडिकल करवाते, एक डॉक्टर की टीम तैयार करते, भई ये जाँच करवा लो इनकी। अभी मैं तो पता चलेगा कि कब मंथली हुआ है, कब क्या है, ये पूरा सब एक-एक चीज़ का पर्दाफ़ाश होता है मेडिकल में। आपको हाँ, अगर तो मैं कुछ तो भी कह रहा डाउट हूँ था, हैं? आपको कुछ भी डाउट था, आप करवा लीजिए। अगर बट वो एक खर्चा एक हैं? महिला होते हुए महिला का दर्द नहीं आप वो तो एक अलग चीज़ आप बोल रहे हैं, मतलब वो उन्होंने बोला कि महिला है, यानी महिला होकर के मुख्य चीज़ ये है कि अगर आपको हरमीत सिंह के ऊपर झूठ झूठ बोलने का या भरोसा नहीं है इस चीज़ के ऊपर, तो आप वो दूसरे रास्ते हैं ना, उन सर, रास्तों का इस्तेमाल कीजिए ना। डे बाय डे बाय डे सेशन जज नवजोत कौर मेरे ऊपर रोज कोई ना कोई चिट्ठी निकालती है, रोज कोई ना कोई। ये अनूप सिंह जज हैं जो मेरे ऊपर कोई ना कोई नई नई कार्रवाइयां करना स्टार्ट करना चाहते हैं। ये मैं कहाँ जाऊं? मैं बोलो तो सही, मैं कहाँ जाऊं? एक कर्मचारी को मैंने ये वो कहानियां बताई हैं जो मैंने अपने ऊपर में जो महसूस की हैं। अभी तो मैंने कई चीजें बताई नहीं है सर, जो कितनी कितनी और मेरे साथ हो रही है मेरे ऊपर सर। एक मैंने देखो, आपने जैसे अभी बोला था सर, आपका बच्चा है, अगर आपके बच्चे को मैं थप्पड़ मारूंगा तो वो कहां पे जाएगा? मेरे पास ही आएगा पहले। अगर आप उसकी नहीं सुनोगे तो वो कहां जाएगा? फिर वो खुद अपने फैसला लेगा, वो अगर आसान आपके रास्ता इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर आपके माता पिता जिंदा है तो वो दादा दादी तक आपकी भी कंप्लेंट करेगा, मैंने पापा को बोला, जाएगा पापा ने। बिल्कुल, जहाँ उसको इसी आसान तरह रास्ता पहला नज़र इसी आएगा वहीं हाँ जाएगा। इसी हुँ, इसी तरह से ये जज हुँ, मेरे को टॉर्चर कर रहे थे, लगातार टॉर्चर कर रहे हैं। मैंने, बराबर, आपको याद है कि मैंने पैदल यात्रा भी निकाली है, मैंने कितना कुछ जी, किया ना। तो बराबर। मैंने जज साहब को ये बोला कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मैंने सेशन जज साहब को बोला कि सेशन जज साहब मेरे साथ ऐसे हो रहा, लेकिन सेशन जज ने सुनवाई नहीं की। मैंने सीधा हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखी दी, तो हाई कोर्ट मुझे बचाने की जगह मेरे ऊपर ही इंक्वायरी चला रहा है कि तूने डायरेक्ट चिट्ठी भेज दी, चल तेरे ऊपर इंक्वायरी चलाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? ये 1980 का रूल है सर, 42 साल हो गए, बराबर। क्या रूल्स चेंज नहीं होने चाहिए अब? हुँ,
अगर एक कर्मचारी, उस कर्मचारी को भी पता है कि वो सीधी चिट्ठी नहीं भेज सकता, लेकिन कितना मजबूर होकर उसने वो चिट्ठी भेजी होगी, आप सोच सकते हो। नहीं तो उससे मैं उसके पहले उसका कारण आप क्लियर कीजिए ना, उसका मैं कारण वो कर, क्लियर कीजिए। और मैं उसके बाद अदालत का वो कर्मचारी हूँ जिससे चीफ जस्टिस तक मिले हुए हैं, जिससे चीफ जस्टिस ने सारी डिस्कशन करी है कि एम्प्लॉइज के साथ टॉर्चर होता है, इंस्पेक्टिंग जज आने चाहिए, और उन्होंने जो इतनी अच्छी अच्छी डायरेक्शन दिलवाई जस्टिस सूर्यकांत जी की और जस्टिस वजीफदार जी की, मैं कैसे चीफ जस्टिस की कैसे मैं प्रेस करूं। उन्होंने बोला कि इंस्पेक्टिंग जज हर जिले में जाए और अपने कर्मचारियों की रिपोर्ट बनाए जो उसके साथ गलत होता है। 3 साल से ज्यादा कोई एक सीट पे ना रहे, 800 फाइल से ज्यादा कोई काम ना करे, ट्रेनिंग होनी चाहिए, होम पीएन जजों को लागू करने चाहिए ताकि ये क्लास 4 एम्प्लॉय से काम ना कराएं। होम पीएन मिलने के बाद भी ये जज काम करा रहे हैं, तो बताओ इससे ज्यादा क्या क्या हाईकोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही। और जब ये आपको हैरानी होगी कि ये आपको हैरानी होगी कि ये आपको हैरानी होगी सुन के कि जस्टिस सूर्यकांत जी की जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी, वो हाई कोर्ट कह रही कि हम अब सर्वाइव नहीं करती, हमने खत्म कर दी। मतलब इन्होंने उस कमेटी को खत्म कर दिया, उन रूल्स को हटा दिया, हटाया। सुप्रीम। देखो हाँ। उसी को लागू करने के लिए तो मेरी रिट थी। कौन सी, ये 2022 की या पुरानी रिट? सर ये 2022 की रिट है, 9/2 2022। आप ऑर्डर पढ़ोगे, ऑर्डर में देखिए जो बंद लिफाफा मेरे खिलाफ आया, जो उन्होंने 10 पेज की रिपोर्ट दी, क्या वो 10 पेज की रिपोर्ट मुझे दिखानी नहीं चाहिए? हाँ, तो अभी उस मामले में भी देखिए, एक सिंपल सी बात है, एक आपने रेट लगाई थी उस मामले में, उस रेट का जवाब उन लोगों ने देना था, जिनके खिलाफ लगाई थी उनका जवाब उन लोगों ने देना था, लेकिन वो जवाब तो आपको दिया, साथ में बाद में एक बंद लिफाफा दिया जी। वो बंद लिफाफे का जिक्र क्या उस रिप्लाई में है क्या? जवाब सुनिए, वो जो रिट का रिप्लाई दिया था, उस रिप्लाई में बंद लिफाफे का जिक्र है क्या? नहीं है। अगर जिक्र नहीं है तो ये अपने आप में इलीगल है, ये इलीगल है। एक ऐसा बंद लिफाफा, मतलब आप अगर जैसे मान लीजिए कहीं पर एक फंक्शन हो रहा है बढ़िया सा, उस फंक्शन में एक बदमाश वहां पहुंच गया रिवॉल्वर लेकर, और उसने वहां पर चलते गोली चला दी, मारा नहीं किसी को, गोली चला दी और कुछ कहा दूल्हे के बाप से या दुल्हन के बाप से, क्या अब माहौल वैसा रह जाएगा? क्या दूल्हे का बाप या दुल्हन का बाप या दूल्हे का बाप ने मांग कर दी दहेज की या कुछ और कर दिया या कुछ भी वहां पर हुआ, तो माहौल तो पूरा खत्म हो गया ना वहां का। मतलब एक आपने वहां पर एक लिफाफा भेजा जिसका कहां कोई जिक्र नहीं है, वो लिफाफा तो किसी को इस तरीके से भेजा गया जैसे कि एक आपने रिवॉल्वर भेज दिया उनको, जज को डराने के लिए, आपने उनको ब्लैकमेल करने के लिए कि अगर आपने मेरे पक्ष में फैसला नहीं दिया तो मैं आपके बच्चे को मार डालूंगा या मैं आपका ये खत्म कर दूंगा। यानी ऐसी कोई धमकी गई है क्या उसके अंदर, लिफाफे के अंदर, जिसकी वजह से उस लिफाफे को उन्होंने रिकॉर्ड पर नहीं लिया? सर आप ये देखिए, जस्टिस हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी एक दिन पहले कह रहे हैं कि किसी भी अडानी के केस में या सॉरी वन रैंक वन पेंशन के केस में कि बंद लिफाफा हम नहीं लेंगे, ओपन में दीजिए और इसको पढ़ के सबको सुनाइए। सर मेरे केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो उन्होंने इतनी अच्छा बात कही, उसके धज्जियां उड़ा दी। नहीं वही तो, ये सुप्रीम कोर्ट के धज्जियां उड़ाई। आप इस चीज को आप उठाओगे तो गलत नहीं कर रहे आप। क्यों? क्योंकि आपके सामने सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, हाईकोर्ट बड़ा नहीं है। आपके सामने हाईकोर्ट के जज बड़े नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज बड़े हैं। जो सुप्रीम कोर्ट, जो ऊपर की पावर, वो जब जो बोलेगा उसके अनुसार आपको चलना है, ना कि नीचे वाले को के अनुसार आपको चलना है। तो आपको तो वहां पर, यहाँ पर उन्होंने अवमानना की है। यहाँ पर जज ने हमारे यहाँ पर ना एक कहावत है, पंजाबी में बोलते हैं कि भगवान ने दी कि कसून कसून बोलते हैं मुक्के को। हाँ, यानी कि भगवान ने दी है कि थप्पड़ नजदीक है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब तो कब सुनवाई करेंगे? हाई कोर्ट वाले और लोअर कोर्ट वाले इनको पहले ही इन पर पनिश कर देंगे। हाँ, इसी का फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लोअर अदालत से ऊपर नहीं जा सकते, आपके पास खर्चे नहीं है, आपके पास समय नहीं है। और यहाँ पर जब आपके खिलाफ कार्रवाई करनी है, यानी पुलिस अगर आपके खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो तुरंत कार्रवाई हो रही है ना? लेकिन आपने पुलिस वालों को सबूतों के साथ पकड़ा है तो वहां पर तारीखों पे तारीखें जा रही है, वहां पर आपको समय नहीं दिया जा रहा है, वहां पर एक्शन हो ही नहीं रहा है, और तब तक वो बेचारा जो भी है वो मारा जाता है।
हालत ये है, देखिए भ्रष्टाचार की, हमने खुद बॉम्बे में देखा है, जगह जगह देखा है कि अभी आपको इस सामने वाले से 50 लाख रुपए लेने हैं, आपने लोअर कोर्ट में केस लड़के जीत हासिल की कि हाँ 50 लाख विद इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, लेकिन अब सामने वाला धमकी दे रहा है किसको, उसको जो जीत गया है कि भाई तू ये 50 लाख मांग बोला है जज ने, तो 5 लाख या 10 लाख मैं दूंगा, अगर 10 लाख में तो तैयार है तो ठीक, नहीं तो मैं अपील डालूंगा, 10 साल चलेगा केस। बेचारा डर के मारे वो 5 लाख ले लेता है, क्यों? क्योंकि वो 10 साल तक जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, मर जाएगा। तो इसी प्रकार से शोषण हो रहा है हमारे देश में। अब यहाँ पर भी ये चीज है, आती है। हाँ हाँ सर बोलिए। अब देखिए, अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। सर ऐसा है कि देखिए, अभी एक मैडम का मैंने 10-13 साल हो गए, मैंने आज तक किसी मैडम के बारे में तो नहीं बोला, किसी सेशन जज के बारे में इतना नहीं बोला जितना अब ये मैडम तंग कर रही है। सर मेरी ट्रांसफर जानबूझ के, क्योंकि ना एक कर्मचारी ने छुट्टी मांगी, इन्होंने छुट्टी नहीं दी, तो छुट्टी नहीं दी, तो मैंने उसकी वीडियो बना दी। वीडियो बनाने के बाद इन्होंने उसका बोर्ड बिठा दिया। बोर्ड बिठाने के बाद हमने बोर्ड में क्लियर कर, बोर्ड मेडिकल बोर्ड ने क्लियर कट लिख दिया कि इसकी इस वाकई में प्रॉब्लम है, इसको छुट्टी बनती है। मैडम ने उसके बाद भी उनको चिट्ठी लिखी कि क्यों आपने ये बोर्ड में ऐसे कैसे, आपने उसके खिलाफ ऐसे कैसे कर दिया। मेंटेलिटी देखिए मैडम की, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने, हॉस्पिटल वालों ने जवाब में दिया कि जो लिखा गया है वो सही लिखा गया, हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। सेकंड, अब देखो उसके बाद यही मैडम, उसके बाद इन्होंने मेरा देखा कि वीडियो बन गया, इसके बाद इन्होंने मेरे को ट्रांसफर कर दिया सरदूलगढ़ में। अच्छी बात है, तो आपका मैंने एज पर लॉ मैंने ज्वाइनिंग टाइम मांगा कि मुझे ज्वाइनिंग टाइम दिया जाए। सर मेरे को वहां पे सड़क के ऊपर बैठना पड़ा 5 बजे के बाद। मैंने ज्वाइनिंग टाइम मिलता है हम कर्मचारियों को ताकि हम घर ढूंढ सके, रहने का ठिकाना ढूंढ सके, लेकिन मुझे वो ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया गया, मुझे वहां पे सड़कों पे बैठना पड़ा। मैं रोज चिट्ठी भेजता था, चिट्ठी का जवाब गलत आता था, रूल मेरे से रूल पूछे जाते थे, मेरे को इन्होंने मना कर दिया, हम तो देंगे ही नहीं। फिर मैं हाईकोर्ट में गया सर, हाईकोर्ट में मैंने रिट डाला 11,686 ऑफ 2022। उसके बाद जो है हाईकोर्ट में इन्होंने एडमिट किया कि जी हमने इसको ज्वाइनिंग टाइम दे रहे हैं, आप ये कहो इसको, कहीं ले लेगा। मुझे एक छोटी छोटी बात के ऊपर हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। क्या हाईकोर्ट को ये दिखता नहीं कि यार कि भैया वाकई इस बंदे को कितना टॉर्चर है कि हमारे पास आता है तब न्याय मिलता है इसको, नीचे वाली जगह पे तो अदालत ही नहीं मिलता। उसके बाद इन्होंने जब देखा कि वहां से भी हार मिल गई, इसको तो ज्वाइनिंग टाइम देना पड़ा। इन्होंने कुछ समय बाद मेरी सैलरी बंद कर दी, सैलरी बंद करवा दी। वो सैलरी बंद करवाई। मैंने पूछा कि सर मेरे को वो लेटर दे दो, किस कारण से आपने नोटिस नहीं दिया, मुझे वो लेटर दो ताकि मैं उसको चैलेंज कर सकूं। नहीं सर। फिर सर मैंने इसका कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू किया, मेरी आधी सैलरी खुल गई। उसके बाद फिर मैंने फिर रिट डाला हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में जाने के बाद फिर 14,125 ऑफ 2022 CWP में मेरे को इन्होंने वहां पे सैलरी रिलीज कर दिया। ऑर्डर पड़ा हुआ, आप चेक कर लीजिए। मैं एक बात का सबूत पड़ा हुआ है सर नेट के ऊपर, हाईकोर्ट की साइट के ऊपर। मैं कहां गलत हूं? मैं तो कह रहा हूं कि मुझे मरने की परमिशन, तो कम से कम मर ही जाऊं। मैं न्याय नहीं दे सकते तो मरने की परमिशन दे दो, ताकि देखो अगर मैं ऐसे ही मर जाता हूं ना तो मेरा जमीर मेरे को नहीं कहेगा। हाँ तुम लोग लिख के दोगे ना कि तेरे लिए न्याय नहीं है, तो मेरे लिए मरना आसान होगा कि जब न्याय नहीं है तो फिर मरना बेहतर है। जी जी बिल्कुल, यही हम एक्टिविस्ट लोगों को सबको समझाना चाहते हैं कि भाई जब लोअर अदालत में गलत हो रहा था और फिर ऊपर गलत हुआ, किसी ने गलत किया और हमें हाईकोर्ट जाके वहां पर बोला गया कि लोअर ने गलत किया है या नीचे वाले ने गलत फैसला किया है, तो उसका जो बीच का जो नुकसान हुआ, जितने परेशानी हुई, जो वो सब चीज हुई, वो कौन कौन भुगतेगा, उसको हमें समझाना है। तो एक्टिविस्ट लोगों को सबको आगे उतरना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि भाई इसको रोको। हम अगर नहीं रोकेंगे तो ये होता रहेगा लगातार। तो इसको रोकने के लिए हाँ शर्मा जी, मैं अब यहाँ पे मैं बोलूंगा क्योंकि देखो मैंने सारी कहानी बताई अपनी। सर अभी रिसेंटली मुझे 3 नोटिस मिले। आपको मैंने जो पीरियड्स वाला बताया, छुट्टी वाला, अभी उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल करी है कि मेरे को इसका शो कॉज नोटिस दिया है कि इसका जवाब दो। मैं उसका नोटिस का जवाब दूंगा मैं अच्छे तरीके। उसके बाद सर मेरे को नोटिस, वो देखिए मैंने कंप्लेंट भेजी कि इसने, जज साहब ने मेरे को धमकी दी है, तो वो तो कर दी। सेशन जज मैडम नवजोत कौर ने कंसीडर डिक्लाइन। उन्होंने 4 लाइनों का नोटिस भेजा था, इन्होंने 5 पेज को बना के शो कोज नोटिस मेरे बोले एक्सप्लेनेशन दो। उसने 4 लाइनों का भेजा, इन्होंने 5 पेज कर दिए उसके। तो क्या इंटेंशन नजर नहीं आती सर कि कितनी इंटेंशन बुरी है? तीसरा नोटिस मेरे को मिलता है कि हाईकोर्ट ने बोला है कि हाँ भाई इसकी वीडियो जो है बहुत, यानी वीडियो जो फैल रही है या जो भी है, तो इसको बोला जाए कि इसकी वीडियो सारी खत्म की जाए, जितनी भी है इसको बोला डिलीट कर दे, वरना इसके ऊपर कार्रवाई। 7 दिन का मुझे टाइम दिया गया सर। अब बोलिए सर मैं कहाँ जाऊं? नहीं तो ये जो 7 दिन का टाइम तो दिया, लेकिन ये फैसला किसने किया? क्या आपको बुला करके पूछा गया कि ये वीडियो आपके बराबर नहीं है या कुछ है? सर ना तो मुझे वीडियो की ट्रांसक्रिप्शन दी गई है,
ना मुझे वो लेटर दी गई है, जो हाईकोर्ट की जो लेटर है वो नहीं दी गई है, मुझे वो वीडियो के डिटेल्स नहीं दिए गए हैं, डिटेल इन्होंने नाम नंबर डाले हुए हैं, वो नंबर डाले हुए हैं इन्होंने, लेकिन उसमें वो एक छोटे छोटे पॉइंट पकड़े हुए हैं। अब जैसे मैं अगर आपको बताऊं, अब छोटी सी बात मैं यहाँ पे करता हूँ, अब हम हमारी बात चल रही है, हम किससे बात कर रहे हैं, मैंने बोला कि वो कुत्ता है, ठीक है ना, और साथ में मैं बोल दूं, उसकी अगली लाइन में मैं बोल दूं भोगीराम मेरे साथ जा रहा था। अब इन दो लाइनों में से वो कुत्ता है भोगीराम। अगर इतने से ये कंसेप्ट पकड़ लेंगे तो ये इस मेरी सारी दो लाइनों को एक लाइन बना दिया गया। जी, इसी को बोलते हैं एडिट करके दिया जाना। जब तक आपकी पूरी चीज समझ में ना आए, जब तक पूरा समझ में नहीं आए, तब तक वो होता नहीं। अब किसी भी चीज को एडिट करके दिया जाएगा तो उससे उसका मतलब खत्म हो जाता है, उसका कुछ और जी, का जी, कुछ जी, और ही मतलब हो जाता है। तो वो मेरे छोटे छोटे हिस्से पकड़ के उस वीडियो का नंबर लेके छोटे छोटे हिस्से पकड़ के मुझे बताए जा रहे हैं। या तो पूरी ट्रांसक्रिप्शन दो और उसमें रेड लाइन या व्हाइट लाइन या मेरे से पूछो कि ये किस इंटेंशन में दिया, तो मेरे को समझ भी आता है। लेकिन सर छोटे छोटे टुकड़े देके उसमें बोला जा रहा है मेरे को, अब मैं क्या करूं सर। अब मैं आपको दिखाता हूं सर, मैं अभी आपको दिखाता हूं कि मैं अभी 8 तारीख को मैं लॉ मिनिस्टर के पेश हो रहा हूँ जाके, 9 तारीख को मैं अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पेश हो रहा हूँ। शायद मेरे वहां पे कुछ भी हो जाए मेरे साथ, मेरे को कोई परवाह नहीं है, लेकिन जाना है तो जाना ही जाना। ठीक है जी। अगर मुझे कुछ होता है इन बिटवीन, मेरे को मरवाया जाता है, तो मेरी मौत की जिम्मेदार नवजोत कौर मैडम होंगी, अनूप सिंह, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, अनूप सिंह जज होंगे, रंजीत कुमार जैन और मनजोत कौर मैडम होंगी, ठीक है ना, और चीफ जस्टिस, क्योंकि चीफ जस्टिस की भी मैं देखो, चीफ जस्टिस की स्टिंग ऑपरेशन करना बहुत बड़ी बात होती है कि मैं एमपी में जाके आरके जैन, मैंने बोल दिया रंजीत कुमार जैन, 5 ये जज होंगे। मैंने चीफ जस्टिस की देखो, चीफ जस्टिस ने जो भर्तियां करी, मेरे को पता चला, मैं सर जबलपुर में चला गया, इनकी कोठी के सामने, मैंने इनकी कोठी से बंदा निकलवाया और उससे वीडियो में कहलवाया कि हाँ भी मुझे कह रहा है राजमीर ने भर्ती किया है, और मेरे को हाईकोर्ट में चंडीगढ़ में भर्ती किया, और काम कहाँ लिया जा रहा है, मध्य प्रदेश में। और कौन ले रहे हैं, चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट श्री रविशंकर झा जी। फिर वो कहते हैं कि इसके भाई को भी लगवाया, वो उन्होंने लगवाया, वो वहां पे है, जलंधर में काम करता है। सर इतनी बड़ी करप्शन पकड़वा दी, और क्या करूं, की कह रहे हो क्या, कल को ये कहेंगे धमका के, अबे धमका के कहां से करवा दी, जब वो उनके घर से तो निकल के आ रहा है, सब कुछ तो स्टिंग ऑपरेशन में, उसको तो पता ही नहीं है कि वीडियो बन रही है। फिर एक एमपी हाईकोर्ट का बंदा चीफ जस्टिस ने अपने घर पे रखा हुआ था, जो पेड़ से गिर गया, उसके बाद उसका भी इलाज करवाया जा रहा है। बताओ कि ये चीजें सारा कुछ दिखाने के बाद भी अब मैं कहाँ कसूरवार हूं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। बराबर, बिल्कुल बिल्कुल। बस मैं ये चाहता हूं सर, मुझे बचाया जाए, आप पब्लिक इस आवाज को उठाइए, मेरे को बचाओ, वरना ये मेरे को मारने पे लगे हुए, सीधी सी बात है, और मेरे को कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम सभी लोग आपसे जो भी पूछना चाहेंगे पूछेंगे। मुख्य चीज ये है कि देखिए, आपने जिनके खिलाफ शिकायत करी है, अगर वही उस मामले को देखेंगे तो आपको कभी भी निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। तो हम सबको ये सोचना है, एक्टिविस्ट लोगों को, कि भाई संवैधानिक व्यवस्था में है साफ साफ कि जिसके ऊपर आरोप है वो जज नहीं बन सकता। अगर वो जज बन करके फैसला कर रहा है तो वो निष्पक्ष नहीं करेगा, वो उसके खिलाफ ही करेगा, अपने ही फायदे का फैसला करेगा। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो हमारा एक तो पहला है कि आप सिंपल सा उनको बोल सकते हो कि अगर आपको निष्पक्ष, मतलब आपको अपने ऊपर आरोप नहीं लगवाने हैं, तो आप ये मामला किसी दूसरे जज को ट्रांसफर करने को कहिए, जिन्होंने आपको भेजा है। अभी आपको ये भी नहीं मालूम है कि वो लेटर में, मतलब किसने उनको लेटर दिया, कोर्ट में कैसे मैटर चला था, किसने अपने सुमोटो लिया, हाईकोर्ट के जज ने सुमोटो लिया। सुमोटो लेकर के उन्होंने इन जजों के पास आपका ये अपने वीडियो भेजे, पेन ड्राइव, कि भाई इस पर जांच की जाए। तो ये जो चीज है, इसकी भी कोई जानकारी आपको नहीं मिली, क्योंकि किस चीज पर कैसे क्या, ये सब चीजें सामने आनी चाहिए। कौन कंप्लेंट कर रहा है, अगर हरमीत जी ने किसी की कंप्लेंट करी है तो हरमीत जी की कंप्लेंट तो सबको दिखाई दे रही है कि भाई हरमीत जी ने सीधे चलते सुप्रीम कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए कंप्लेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि मजबूर थे यहाँ पर। तो वैसे ही किसने हरमीत जी के खिलाफ पेन ड्राइव देकर कंप्लेंट करी, वो चीज भी सामने आनी चाहिए। फिर उन्हीं को क्यों दिया गया, जो क्या बोलते हैं अपराधी है, जिनको बार बार हरमीत जी बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने मेरे को चलते बिना वजह मेरे को परेशान कर रहे हैं, वो आरोप हरमीत जी लगा रहे हैं ना उनके ऊपर।
तो जी वो वही एक जज मिले हैं इस मामले की जांच करने के लिए। क्या कोई और जज या कोई कमेटी नहीं बनाई जा सकती इस मामले में? जी तो हम जी सबका कहना यही है। तो मैं चाहूंगा इस मामले में आप सब लोगों ने सुना होगा, तो मैं सबसे पहले भनोत जी से चाहूंगा कि भनोत जी आप बताएंगे कुछ इस मामले में कि ये क्या है, आपको क्या लगता है? भनोत जी, भनोत जी अ, शायद है नहीं लाइन पर। और मैं चाहूंगा इस मामले में अपने सरबजीत जी आप कुछ बोलेंगे हमें? एडवर्ड सरबजीत जी, भनोत जी आप बोलेंगे कुछ? अच्छा, नितिन नितिन चौहान जी, आप हाँ आप जी सर, हाँ बोलिए। जी, हाँ हाँ जी। सरब जी, हाँ बोलिए। हमारा सर, मेरा तो हम्म, इतना ही सवाल था हम्म, कि जब आदमी किसी चीज से पीड़ित होता है तो उसको इस जो सिस्टम बनाया गया है उसमें हम्म, एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसमें वो अपने ग्रीवेंसेस रख सके, फीडबैक हम्म, दे सके हम्म, और उस प्लेटफॉर्म पे उसका हम्म, सॉल्यूशन हो सके, रिजॉल्व हो सके वो प्रॉब्लम। हम्म, इस जी, जुडिशियल सिस्टम में जो कोई क्लाइंट, हम्म, पब्लिक, एडवोकेट, कोई एम्प्लॉय हम्म, दुखी होता है तो इन्होंने क्या प्लेटफॉर्म दिया है हम्म, और उस प्लेटफॉर्म पे कितने परसेंट रिजॉल्व हो रही हैं उनकी प्रॉब्लम्स, जी, क्या उस प्लेटफॉर्म से इनकी प्रॉब्लम्स का प्रॉपर ढंग से निपटारा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा हम्म, जिसके खिलाफ शिकायत है वही सुन रहा है, उन्हीं की एक लॉबी सुन रही है, उसी की एक लॉबी इस तरीके से सुन रही है हम्म, कि ये हमारे आका के खिलाफ कंप्लेंट है, ये हमारे हम्म, स्टाफ के खिलाफ कंप्लेंट है, अगर हम इसको कंप्लेंट पे कुछ एक्शन लेंगे तो कल को लोगों का और उत्साह बढ़ेगा, हम्म, लोग हमारे खिलाफ भी करेंगे, क्यों ना इसको स्नब कर दिया जाए। जो मुझे फील होता है वो यही प्रोसेस चल रहा है जो कि जी, हम्म, पूरा का पूरा इलॉजिकल है, इलीगल है। हम्म, अब हर चीज में सिस्टम होता है हम्म, कि जहां भी आप कोई वैसे कुछ प्रिंसिपल्स, ये जजेस से ज्यादा, हमारी जुडिशरी से ज्यादा कौन जानेगी, कुछ प्रिंसिपल्स है नेचुरल जस्टिस के जी, कि जी, कोई भी जज अपने मामले में हम्म, खुद जज नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति, बिल्कुल कोई भी व्यक्ति अपने मामले में, ये तो बेसिक सी बात है कि कोई भी आदमी अपने खिलाफ कोई कंप्लेंट में अपने खिलाफ फैसला थोड़ी करेगा नहीं कर या सकता। colleagues के खिलाफ जनरली थोड़ी करेगा। अब आप, वैसे भी मेरी क्लास के खिलाफ है, अब आप हम्म, मेडिकल काउंसिल उठा लीजिए, हम्म, उसमें वो जो डॉक्टर्स, हम्म, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या ओहदेदार जितने भी चुने जाते हैं, ऑफिस बीरर्स, वो हम्म, डॉक्टर्स के वोट से चुने जाते हैं। जब किसी बिल्कुल, डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेंट आएगी तो हम्म, जिस वोट से वो जीते हैं, जनरल पब्लिक का वोट नहीं पड़ता उसमें, जिन बिल्कुल, डॉक्टर वोट पे वो चुने गए हैं तो उसके खिलाफ वो कैसे कार्रवाई कर देंगे आप। इसलिए आपने हम्म, देखा होगा बार काउंसिल है, उसमें हम्म, एडवोकेट के वोट से ये बार काउंसिल बनती है। हालांकि ये मेरे तो हक की बात है, लेकिन फिर भी देखो जस्टिफिकेशन, कहीं भी जस्टिस होना चाहिए। हम्म, तो उस लॉबी में कई कभी भी जनरली एडवोकेट के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती जब किसी क्लाइंट की या पब्लिक की कंप्लेंट होती है। बाय द वे, किसी वकील के आगे या किसी ऐसे वकील के खिलाफ आ गई हम्म, जिसके लिए वहां पे जो डोमिनेंट लॉबी है, यहाँ पे भी लॉबियां बनी होती हैं बार काउंसिल्स में भी, जी, वो लॉबी का उस बंदे से रिश्ता अच्छा है कि बुरा है, उस पर हम्म, डिपेंड हो जाता है कई बार। हम्म, इसलिए आपने सुना होगा बहुत रेयरली कोई वहां पे एडवोकेट्स के खिलाफ या मेडिकल काउंसिल में डॉक्टर्स के खिलाफ कोई हम्म, कार्रवाई होती है, हम्म, क्योंकि वहां पे जिनके वोट से जीते हैं उन्हीं के वोट, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कैसे कर देंगे वो। हम्म, इसीलिए आपने देखा होगा बाहर के मुल्कों में बहुत डॉक्टर्स के और बहुत एडवोकेट्स के लाइसेंस सस्पेंड भी होते हैं, कैंसिल भी होते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। हम्म, रेयरली आपने कभी सुना होगा किसी एडवोकेट का लाइसेंस हम कैंसिल हुआ या सस्पेंड हुआ या किसी डॉक्टर का हुआ। हम्म, ये लोबियां इतनी हावी क्यों है? इसी तरह जजेज के मामले आपने सुना होगा। हम्म, अब कंप्लेंट्स तो जजों की बता दी टिंकू जी ने, ऐसी किसी एडवोकेट से पूछोगे वो भी बहुत कुछ बताएंगे। हम्म, अभी हमारे बहुत फिल्में आ चुकी हैं कि एक बड़ा वकील होता है, एक अच्छा वकील होता है। हम्म, अच्छा वकील वो होता है जिसको लॉ की नॉलेज है, लेकिन बड़ा वकील वो होता है जो आपका फैसला आपके हक में करवा सके। करवा सके। ऐसी प्रैक्टिस हमारे हाई कोर्ट में भी चलती है और कोर्टों में भी चलती है, हम्म, सुप्रीम कोर्ट में भी चलती है।
हर जगह चलती है कि जहाँ पे आपसे वकील बहुत मोटी फीस लेता है और गारंटी के साथ लेता है कि आपका केस आपके फेवर में होगा। पहली बात तो उसका जो नाम बन चुका होता है तब तक अपने आप ही कहने की जरूरत ही नहीं होती। हमारे पास मामले आते हैं, यहाँ से लोग आते हैं, कोई राजस्थान से आता है, कोई कहीं से आता है, जिनका पंजाब में कोई होता है, वो कहते हैं हमारे बंदे के खिलाफ ये केस हो गया, बेल करवानी है। आम वकील होता है, कहता है 20,000 दे दो, 25 दे दो, 40 दे दो, 50 दे दो, जैसा होता है, लाख दे दो। लेकिन जो ये बड़ा वकील होता है ना, जिसके ऊपर अप्रोच होती है, वो कहता है बेल, वो नीचे छोटा वकील, जो छोटा मतलब जो अच्छा वकील होता है वो गारंटी नहीं देता, लेकिन जो बड़ा वकील होता है ना, वो गारंटी देता है कि रुपया लूंगा 5 लाख या 2.5 लाख या 3 लाख या 4 लाख या 10 लाख, केस के मुताबिक, पार्टी के मुताबिक। नहीं, इसके लिए सबूत, सबसे बड़ा सबूत एक हमारे सामने है। शिपिंग कॉर्पोरेशन का सीईओ वो कहता है कि मुझे ऐसा सुप्रीम कोर्ट का वकील चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मैनेज कर सके, बाकायदा लिखित में है। मतलब शिपिंग कॉर्पोरेशन जो हमारे द्वारा बनाई गई, उस कंपनी का सीईओ वो बैठा है खुले, मतलब ये मतलब उसको कोई डर ही नहीं है किसी नाम का, लोकतंत्र का तो कोई नहीं रह गया ना इसमें। उसको सर किस बात का होना है, उसने तो प्रैक्टिकल बात की है। बराबर, तो जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सच है, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं। नहीं, अभी यहाँ पर दूसरी चीज देखिए। शर्मा जी, जब 1.5 करोड़ में पेपर बिक सकता है जज बनने का, जब अपना क्या बोलते हैं उसको 40 लाख रुपए में अहमद गोपाल जज की खबर छप सकती है, जब 15 लाख रुपए के केस की खबर छप सकती है, तो लोगों को तो यही लगता है ना कि जज बिकते हैं। बिल्कुल सामने प्रूफ के साथ हो रहा है ना। हम सबको आवाज उठानी पड़ेगी ना इसके लिए। अभी आपके अभी हमने कहते, सर ये हम नहीं कहते, ये जो रिटायर्ड होके निकलते हैं ना जुडिशरी के अफसर, हाँ, और एक बार 4 जज पहले भी बार ऑन ड्यूटी रहते हुए निकले थे 4 जज सुप्रीम कोर्ट के। हाँ, उन्होंने भी बोला। और अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और जुडिशरी की इस टाइम थोड़ी सी टसल चल रही है, जो मोदी जी बोलते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम ऐसा होना चाहिए और चीफ जस्टिस बोलते हैं ऐसा होना चाहिए, ये उन सभी चीजों का रिजल्ट है। बिल्कुल, जो जज तैयार होके जाते हैं ना, वो बोलते हैं कि गरीब आदमी इंडिया में जस्टिस नहीं है। वो बोलते हैं कि नंबर ऑफ केसेस इतने ज्यादा है, इतनी क्वांटिटी इतनी बढ़ गई है कि उसमें क्वालिटी जस्टिस एक्सपेक्ट मत कीजिए। बराबर। तो जब आदमी 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल लगा के इस जुडिशरी में इतने महंगे महंगे वकील करके, इतना टाइम लगा के, इतना एनर्जी लगा के जब जाता है, तो वो क्या घटिया जस्टिस लेने जाता है? एक क्वालिटी जस्टिस का क्या मतलब है? बराबर। क्वालिटी जस्टिस का मतलब कि एक्चुअली उस आदमी के साथ जस्टिस होगा। बराबर। दोनों पार्टियां, जितनी भी पार्टियां केस में, उनके साथ जस्टिस होगा। जो सही है उसको बोला जाएगा, जो गलत है गलत, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ये है जस्टिस। जी। जब आप कहते हो क्वालिटी जस्टिस नहीं होगा, यानी कि आपको जस्टिस प्रॉपर नहीं मिलेगा। प्रॉपर नहीं मिलेगा मतलब आपका फैसला मेरिट पे नहीं होगा। मेरिट पे नहीं होगा मतलब आपका फैसला जिसके हक में मेरिट है उसके खिलाफ भी हो सकता है। तो आदमी इतने साल इतना पैसा लगा के सभी जब रास्ते का लास्ट अल्टरनेट जुडिशरी होता है, वहां पे जाता है, वहां पे क्या करने जाता है? उन्होंने बोल दिया जस्टिस एक्सपेक्ट मत करो, क्वालिटी जस्टिस एक्सपेक्ट मत करो। अब बोला जब जुडिशरी से बाहर निकले, यानी कि उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया। वहां पे एक जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस या चीफ जस्टिस रिटायर होता है, बहुत एक्सपीरियंस करके निकलता है। बराबर। तो उसने अपने रहते हुए क्या किया, उसने बाहर आके क्या किया, और जिस तरह का मैसेज उन्होंने दिया, उसके बाद जो चीफ जस्टिस आ रहे हैं और जस्टिस आ रहे हैं, लॉ कमीशन बन रहे हैं, लॉ मिनिस्ट्री है, उन्होंने उस पर क्या एक्शन लिया चीज को, जस्टिस इंडिया में जस्टिस देने के लिए? क्या इंडिया में जुडिशरी इसलिए बनी थी? इस तरह के मैसेज के लिए बनी थी? एक गरीब आदमी के लिए बोलते हैं कि जस्टिस इंडिया में नहीं है। आपने सर अभी आप इससे ही देखिए ना, देखिए आप इलीगल काम एक कोर्ट के, हाई कोर्ट में बैठ के कर रहे हैं, एक वो पेपर आप यूज कर रहे हो जो कहीं से भी आ नहीं सकता है, आपका रिटर्न में आना चाहिए। इन्होंने जो रिप्लाई दिया, मेरे पास एग्जांपल्स हैं, मैं ट्रांसपोर्ट करता हूँ आपको। यहाँ पे ना एक बहुत ऐसे केस होते हैं, लेकिन मैं जब एक्सपीरियंस करते हैं हम, क्योंकि इस लाइन में होते हैं, एक हाई कोर्ट में ना यहाँ से एक केस गया जिसमें
एक आदमी को पीटा गया, जी, पीटा गया पार्किंग वालों की तरफ से। पार्किंग कहाँ थी? जुडिशियल कोर्ट और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिस है सारे, उसका मिनी सर्किट हाउस, मिनी सेक्रेटरीट बोल देते हैं उसको, यानी जहाँ डीसी ऑफिस है वहीं पे हमारे पुलिस कमिश्नर का दफ्तर है, वहीं डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर है, वहीं जुडिशियल कोर्ट्स हैं। तो उसकी जी, पार्किंग हुई है, एक मल्टी स्टोरी पार्किंग। तो उस पार्किंग में एक आदमी को पैसों के लिए पीटा गया कि आप कम दे रहे हो। उसने कहा जो रेट लिखा हुआ मैं तो वही दे रहा हूँ। वो मामले में मैंने एफआईआर के लिए मैं गया, एफआईआर करवाई। इलीगली पीटा गया, डीसी के पास ले गया, डीसी ने एसडीएम को लगा दी, एफआईआर हो गई। तो आदमियों की अप्रोच देखिए आप, तकरीबन शहर के ठेके उससे पहले भी उसी के थे सारी जगह, और उसके बाद भी रोज उसकी होनी, अखबारों में छपना। अभी पीछे रिसेंटली एक एमएलए ने भी उसकी कंप्लेंट करके उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाया, ब्लैक लिस्ट करवाया। मैंने भी जब कंप्लेंट की तो ब्लैक लिस्ट डीसी ऑफिस ने उसको कर दिया। और उस आदमी को स्टे मिल गया। स्टे कैसे मिल गया? हाई कोर्ट से। उसकी स्टे की एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे नहीं थी, फिर भी स्टे मिल गया। बताओ, फिर भी स्टे मिल गया। अब आप सोचो, एक लेवल देखो आप जुडिशरी का, कि जहां आम आदमी को छोटी से छोटी कोर्ट में भी जाता है तो उसको एक बेल, कोई भी चीज है तो कोर्ट कहती है आपने प्रेयर किया है क्या, आपका पढ़ो, आपकी प्लीडिंग पढ़ो, आपकी एप्लीकेशन पढ़ो, आपने मांगा है, बिना मांगे कैसे दे दें हम? बराबर। और उसकी एप्लीकेशन भी नहीं लगी थी, उसको स्टे मिल गया। बताओ। और ऐसे केस में जहाँ पे सारा नीचे से एविडेंस आ रही है कि ये एंटाइटल ही नहीं है, आप उसको स्टे कर रहे हो। देखो उसके जुडिशियल फैसले को हम जर्नली हम लोग डिस्कस करना बनता नहीं, करते नहीं है, लेकिन कहीं जब बिल्कुल इनजस्टिस दिखता है ना, तो बर्दाश्त की भी हद खत्म हो जाती है। हम नहीं चाहते कि हमारा जो भारत राष्ट्र है, हमारी जो जुडिशरी है, ये भारत के 3 थंब है, अंग है, इनकी इंसल्ट क्यों की जाए? हमारे को तो गर्व होना चाहिए, मान होना चाहिए। लेकिन देखिए आपका अगर 5 साल का बच्चा चोरी कर रहा है, पेंसिल चुरा रहा है स्कूल से कोई, और आप उसको पनिश नहीं करते उसी टाइम, तो वो तो बड़ा होकर डकैत बनेगा ना। फिर वही बात होगी ना, उसी प्रकार से हमारी जुडिशरी नहीं, उसी प्रकार से जुडिशरी हो या कोई भी समाज हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहां पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकना वहां के लोगों की सबकी जिम्मेदारी है। अगर वहां के लोग ही चलते, जो मालिक ही अगर भ्रष्ट बन जाएंगे, मालिक ही गलत करेंगे, तो किसी अच्छे इंसान को बाहर निकलना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, और अच्छा इंसान बाहर निकलकर ये बाहर निकल के वो करेगा। जब वो सारी चीजें होगी, ये सब चीजें, तभी तो जाके वो सुधरेगा। तो यहाँ पर भी न्यायाधीश अदालत को सुधारने के लिए जब तक वहां की जो गंदगी है वो बाहर नहीं आएगी, वो बताई नहीं जाएगी। अभी आप यहाँ देखिए, ये जो अनवालो बंद लिफाफा, ये कैसे, कौन से लीगल पॉइंट पर ये चीज ली गई कोर्ट के अंदर, ये इसके ऊपर मैं चाहूंगा, सभी लोगों से मैं पूछना चाहूंगा आपसे भी, कि आप बताइए ये लीगल है या अनलीगल है? मैं सिर्फ संवैधानिक व्यवस्था से, उन्होंने क्या किया वो चीज छोड़िए, क्या लेना चाहिए था? जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि बंद लिफाफा नहीं लेना है, जब तक बहुत ही जरूरी कौन सी चीज पे और मेंशन होना चाहिए था, तो मैं सभी लोगों से एक एक करके कमेंट चाहूंगा कि क्या बंद लिफाफा लेना चाहिए, क्या उसी के पास जुडिशरी में जो प्रिंसिपल्स चलते हैं, रूल्स चलते हैं, उसमें सिंपल सी बात है। उसमें एक नेचुरल जस्टिस की बात मैंने पहले भी की थी। नेचुरल जस्टिस ये बोलता है कि दोनों पक्षों को सुना जाए। दोनों पक्षों को तो आप तभी सुनोगे ना जब एक पक्ष का सवाल या एलिगेशन दूसरे पक्ष तक जाएगा, तभी वो उसका जवाब देगा ना। बिल्कुल। जब पहले पक्ष को या दूसरे पक्ष को अपोजिट पक्ष ने क्या कहा है, लिफाफे के रास्ते, क्या वो सच, झूठ, धमकी, प्यार, लालच क्या दे रहा है, वो पता लगे तभी उसका जवाब आएगा ना। बिल्कुल। ये ओपन कोर्ट का कंसेप्ट है हमारे, और तो मुझे नहीं पता, इंडिया में कम से कम इसको खुली अदालत बोलते हैं जी। कि आदमी आके अदर देन कैमरा प्रोसीडिंग ना हो, उसके अलावा कोई भी प्रोसीडिंग जो होती है उसमें ओपन कोर्ट में कैमरा प्रोसीडिंग होती है, जहाँ पे कोई वगैरह के, पॉक्सो के या इस तरह के केस सुने जाते हैं, उस या मैट्रिमोनियल केस कई बारी, तो उनको कैमरा प्रोसीडिंग यानी बंद दरवाजे में सुना जाए। अदरवाइज होती है ओपन कोर्ट का मतलब क्या है कि इसमें जो कुछ है पारदर्शी है, कोई तीसरा पक्षकार भी आके सुन सकता है।
अच्छा, अभी कोई कंसेप्ट तो आपका स्ट्रेंजर के लिए अनजान आदमी के लिए भी एक वो भी आके सुन सकता है, लेकिन जब केस रिपोर्ट होते हैं तो उसमें आपने कभी पढ़ा होगा जो जजमेंट्स आती है ना, उनमें लिखा होता है रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल। क्यों छुपा के रखना चाहते हो? कोई भी जजमेंट आपने जो की उसको रिपोर्टेबल होने दो। बिल्कुल उसमें ये कह दो कि ये इस तरह का कोई रेप का मैटर या कोई इस तरह जिसमें नाम हो, कोई इस तरह हो, उसको अनरिपोर्टेबल रखा जाए, अदरवाइज सारे रिपोर्टेबल। जी बिल्कुल। लेकिन आमतौर पे लिखा जाता है ये रिपोर्टेबल होगा, ये रिपोर्टेबल नहीं होगा। क्यों? अब कोई पक्षकार कोई चीज लिख के दे रहा है, दूसरा तो जवाब उसका देखेगा ना, उसको जानना चाहे, तीसरे आदमी को भी हक है, अनजान को भी हक है। यहाँ पे तो आप छुपा के रखिए। क्यों छुपा के रखना है? अगर हम कहें हम कोई दावा करेंगे, हम कोई केस करके हम कंप्लेंट करेंगे, हमारी बात में करें कि जज साहब पढ़े, दूसरी पार्टी ना पढ़े, तो ना बताया जाए, उसको टांग उसके खिलाफ फैसला ले लिया जाए। ठीक है, अभी हम और से भी जवाब लेते हैं बाकी लोगों से कि भाई आप क्या ये जो बंद लिफाफा या इस टाइप का जो चीज गई है, और कोई भी जज मतलब जिसके ऊपर हमने आरोप लगाया वही अगर इंक्वायरी कर रहा है जस्टिफाई नहीं करेगा, कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा। कॉमन सेंस की बात है, कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा कि बंद लिफाफे का प्रोसेस चलना चाहिए, ये सिस्टम चलना चाहिए। जब चीफ जस्टिस ने कह दिया ये कल्चर बंद करो, चीफ जस्टिस ने बोल दिया, ने बोल दिया कि कल्चर बंद करो। बिल्कुल। भनोज जी, मैं चाहूंगा आप कुछ बोले इस मामले में। भनोज जी, अपने भोगीराम जी आप बोलिए कुछ। हाँ जी शर्मा जी, मेरा तो यही कहना है कि मतलब जिनकी जिम्मेदारी, एक उनको कानूनी ज्ञान है, जजिस को LLB की पढ़ाई की है इन्होंने, और उन्होंने ये जब पढ़ाई में ये जब कराई जाती है तो उनको बताया जाता है कि आपको किसी के साथ उत्पीड़न नहीं करना है, टॉर्चर नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है, और न्याय करना है, नेचुरल जस्टिस करना है। परंतु आज वो इन सीटों पर बैठकर अननेचुरल काम कर रहे हैं, अननेचुरल काम, और जो कि जिससे कि सबसे जो पियोन है या फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं वो गरीब है, सबसे ज्यादा उनको कानून की समझ नहीं है, और उन्हीं का उत्पीड़न इंडिया के अंदर हो रहा है। सभी जुडिशरी पूरे राज्य में, हम कह सकते हैं यूपी में भी सबसे बुरा हाल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अमृत काल नहीं है, ये हमारे लिए जहरीला काल चल रहा है, जहरीला काल चल रहा है हमारे लिए, ये हमें उत्पीड़न काल चल रहा है ये। तो मुख्य चीज हमें इस पे ये बात पूछनी है कि बंद लिफाफा आना चाहिए या नहीं। दूसरी चीज, क्या जिसके ऊपर आरोप लगा है उन्हीं को कहते इस मामले में इंक्वायरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, दोनों ही बात आपकी बिल्कुल सही है कि अभी जो अगर इस जो खुद आरोपी है, अगर वो खुद जांच करेगा तो वो न्याय नहीं कर सकता, बिल्कुल भी। जी बिल्कुल। और बंद लिफाफा भी जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल DY चंद्रचूड़ जज साहब ने कह दिया कि नहीं लेंगे हम, और खुलवा दिए लिफाफे, तो हाई कोर्ट में वो लिए गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो जूनियर जजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रेशर में है। जी जी, तो ठीक है, अभी हम विक्रम शर्मा जी, आप कुछ बोलेंगे इस मामले में, इस सवाल के जवाब देंगे बंद लिफाफा और इसका, बोलिए। सर जी नमस्ते। सर ये प्रोसेस तो ये जो जज हैं ये अपनी मनमर्जी चलाते हैं, और हकीकत ये है कि अब हमें जीने की तमन्ना नहीं रही, हमें जीवन कैड़ा लगने लगा है, और इसका खामियाजा किसी दिन संपूर्ण न्याय विभाग को उठाना पड़ेगा। न जाने कितने जजों को एक साथ इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। नहीं देखिए, हम किसी जजों को धमकी नहीं दे रहे, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, कि बंद लिफाफा आना चाहिए नहीं, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि बंद लिफाफा नहीं चलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट इनका बाप है, मतलब सबका, उनकी अवमानना की है हमारे हिसाब से। हम सोचे, तो आप क्या कहते हैं? सर कोर्ट में सब कुछ ओपन होना चाहिए, ये अपनी मनमर्जी करने के लिए बंद लिफाफे में काम करते हैं। मेरे साथ भी हुआ है, मुझे बेकसूर को इन्होंने सजा दी, और आज मैं कल अभी 3-4 दिन पहले मेरी तारीख थी, और मैंने कोर्ट में कहा है कि सर कहीं ऐसा ना हो कि फैसला कुछ और ही हो जाए, फैसले से पहले कुछ और फैसला हो जाए, तो यही जज करना चाहते हैं। हाँ, इतना ही कहूंगा मैं। ठीक है। कमलेश त्रिपाठी जी नमस्कार, आप तो बहुत सीनियर वकील है, आप जरा बोलिए, मैं सारे माफ कीजिए, मैं पहचान नहीं पाया था। हाँ, कमलेश त्रिपाठी जी आप बोलिए। वकालत नहीं करता, मैं भी व्यवस्था पीड़ित आदमी हूँ, पहली बात ये समझ लीजिए। दूसरी चीज है, भारत में न्यायपालिका नाम की कोई संस्था नहीं है, ये भारत सरकार की एक व्यापारिक संस्था है जिसका काम सरकार के लिए धन कमाना है।
तो 1947 के बाद हमारे देश में न्यायपालिका का गठन होना चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ। उसी के दुष्परिणाम के कारण ये पूरी न्यायिक अराजकता पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास प्रशासनिक पावर नहीं है और हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों के पास जुडिशियल पावर नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब हम इनको पढ़ा लिखा ही नहीं मानते, मतलब जिसकी अपील हो, एक मोटा सिद्धांत मान लिए, उसके ज्ञान पर हम संदेह करते हैं। तो मजिस्ट्रेट की अपील होती है, डिस्ट्रिक्ट जज की अपील होती है, हाई कोर्ट की अपील होती है, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच और कम बेंच में जाता है। तो पूरी जो व्यवस्था कोर्ट फीस, नो पर्सनल लायबिलिटी और आपकी अपील के सिद्धांत पर खड़ी हुई है। तो हमारा न्याय करना, मतलब न्यायपालिका का मत क्या है? आप नहीं ढूंढ पाओगे कि न्यायपालिका का मत है। हिंदुस्तान में न्यायालय है, तो हर न्यायाधीश न्यायालय की कुर्सी पे जो बैठा है अपने अपने विवेक से, ज्ञान से फैसला कर रहा है। तो और इसी तरह राजस्व न्यायालय है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका को पृथक किया गया है, कार्यपालिका न्यायपालिका, और 90% जो अपराध करता है राजस्व अधिकारी वही न्याय कर रहा है। इसी तरह बाई पार्टी एग्रीमेंट हिंदुस्तान में जितने भी न्यायालय हैं जो एग्रीमेंट पर चलते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सोसाइटी के एक्ट हैं और बहुत सारे एक्ट हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बोर्ड है, मतलब जो अपराध कर रहा है वही न्याय कर रहा है। और जांच अधिकारी, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम बदलने के लिए भारत में एक राष्ट्रीय क्रांति जब तक नहीं होगी तब तक ये सब पीड़ित होती रहेंगी और लोग अधिक से अधिक प्रॉब्लम आएंगे। आज समझ लीजिए 5 करोड़ से अधिक मुकदमे चल रहे हैं, तो मतलब एक आदमी 10 आदमी अगर एक मुकदमे से परेशान है तो भारत की 50% आबादी, 50% आबादी इस तरह से न्यायिक अराजकता का शिकार हो गई है। तो अब जरूरत यह है कि जब तक जवाबदेही नहीं तय की जाएगी इनको सबको, जैसे सुप्रीम कोर्ट कहता है विधि की अज्ञानता क्षम्य नहीं, तो क्या मैं पूछता हूं, क्या न्यायाधीश, अधिवक्ता और जांच एजेंसी, इनको इस परिभाषा से मुक्त रखा गया है? यही तो प्रॉब्लम है हम लोगों की सबकी। तो मतलब एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, और हरमीत सिंह जैसे लोग हैं जिन्होंने ये सब लड़ाइयां शुरू कर दी हैं, और बहुत से लोगों को निकलना पड़ेगा, और तब जाकर इस देश में एक व्यापक परिवर्तन आएगा। तो मेरे समझ से असहयोग आंदोलन चलाने के बजाय सब लोगों को मिलकर सहयोग आंदोलन चलाना चाहिए। हमें सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए कि भैया पैसा मिलता है, रुपया मिलता है, काम मिलता है, अनुच्छेद 144 में के तहत और 45 के तहत आप जो है ये बताओ कि आप हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है इसकी, तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या उनकी सुविधा हम आपको उपलब्ध कराएं कि पूरी की पूरी ये व्यवस्था सही हो सके। हमको पे करना है, हम तो हर चीज के लिए पे करते हैं। 1870 कोर्ट फीस एक्ट बना हुआ है, तो हम आप चाहते हैं हमारे विवादों का निराकरण आप 1 साल के अंदर कहिए, आपको क्या साधन चाहिए, क्या सुविधा चाहिए, क्या सुरक्षा चाहिए। तो एक व्यापक स्तर पर जब पूरा आंदोलन छिड़ेगा तब कहीं जाकर के इसमें परिवर्तन आएगा। नहीं तो अंग्रेजों की जो गुलाम बनाने की व्यवस्था थी, गुलाम बना के रखने की व्यवस्था थी, ये टाइम पास सरकारें आ रही हैं, टाइम पास व्यवस्था है, अन्याय सहना हर भारतीय नौजवान का एक मौलिक अधिकार सा बनता चला जा रहा है। तो आवाज उठाना ही पड़ेगा हरमीत सिंह जैसे लोगों को साथ मिलकर के कि नहीं भाई, हम न्याय की प्राप्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और अब हम उसे लेकर ही रहेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़े। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि करोड़ों लोग भटक रहे हैं, आप चले जाइए अदालतों में, है जेल में लोग पड़े हुए हैं जिनकी सजा खत्म हो चुकी है, उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। आप 39 नियम 1-2 की तमाम लेते रहिए, डिग्रियां लिए घूमिए, आपका 26 साल 27 साल से न्यायालय के आदेश पालन नहीं हो रहे। तो ये एक न्यायिक अराजकता चल रही है, और अराजकता में पूरा समाज भैया तो इनको सम्मानित करे जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, पूरा मोहल्ला में सम्मानित किया जाए कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, हम सब आपको। तो मतलब इनको इनकी निगाहों में जब तक नहीं गिराया जाएगा तब तक हो भाई, आप क्या नुकसान कर सकते हो, जज का नहीं किया उसने, चले जाओ अपील में चले जाओ। पर जब तक समाज पूरा जागृत होगा तब तक होगा। एक जज से हाई कोर्ट के तो मेरे से
लफड़ा हुआ था। मैंने कहा भाई साहब जिस दिन रिटायर हो जाओगे ना तो मोहल्ले के लोग तुमको पानी के लिए नहीं पूछेंगे। अब दुर्भाग्य ये था वो रिटायर भी हुए और उनका मानसिक संतुलन भी खराब हो गया, भाग रहे पागलों जैसे। तो ये अराजकता है, तो हम सबको मिलकर के इस अराजकता को खत्म करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि सहयोग आंदोलन चलाना चाहिए कि और उसमें कि सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए, लॉ मिनिस्टर से पूछना चाहिए, पार्लियामेंटों में तमाम कानूनों को वापिस करना चाहिए कि अब आप समझ लीजिए जिसकी अपील हो वो अन्याय है, जिस कार के लिए पैसा देना पड़े वो व्यापार है। 1870 कोर्ट फीस एक्ट चल रहा है, व्यापार कर रही सरकार, और जिस कार के लिए जवाबदेही तय ना हो वो बेईमानी है। हम सरकार का पैसा लेंगे, जनता की तनख्वाह लेंगे, सुविधा भोगेंगे, जवाबदेही नहीं लेंगे। तो ये है, बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं बहुत जिस पर सबको आवाज उठाना चाहिए और उठ करके निश्चित ही कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि पीठ पीछे दिखाने से नहीं होगा। आजादी भी किसी ने तस्तरी में भेंट के नहीं दी थी, तो उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा और आगे बढ़े तब कुछ हुआ है। तो मैं यही कहूंगा कि हरमीत जी जैसे प्रॉब्लम में क्रिएट चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सतना में चले जाइए, जितने हाई कोर्टों में चले जाइए, हाहाकार मचा हुआ है इस समय। तो यही कह रहा हूं, मैं इसी में काम कर रहा हूं। सब लोगों को मिलकर के नेशनल इशू पर ये वर्क करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि भैया अनुच्छेद 144 और 145 का आप पावर करें और बताएं हमें क्या करना है। हमारा विवादों का निराकरण की समय सीमा 1 साल कर। और महत्वपूर्ण ये है कि भाई अपराधी ही न्यायाधीश कैसे हो सकता है? जिसके खिलाफ हमने कंप्लेंट कर रही है वही न्याय कर रहा है। मेरा तो ये कथन है, अभी जो मैं लेटेस्ट में कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो अभी हमारे बीच के सबसे ज्यादा तेजी से क्रांतिकारी जो हमारे साथी हैं हरमीत टिंकू जी, या तो ये खुद सुसाइड कर लें क्योंकि इनको सुसाइड का परमिशन तो कोई देगा नहीं, या तो इनको हम इनके हालत से मरने के लिए छोड़ दें, इनके बाल बच्चे जो है भूखे मरे। इसलिए हम ये समझते हैं कि बाकी सब चीजों को दरकिनार करके सबसे पहले है वो सारे लोग इनके नाम पे, मतलब इनके नाम पे यानी इनके फेवर में जो भी चीजें इनके साथ हुई हैं वो एक कंप्लीटली ये सबको प्रोवाइड कराएं और उसके बाद फिर सब लोग उस पर एक लेटर, चाहे वो एक कॉमन लेटर हो, चाहे फिर अपने दिमाग से हम लोग अपना लेटर बनाए, कॉमन लेटर एक बना दिया जाए, उसी पे जिसको थोड़ा बहुत अमेंडमेंट करना है वो अपने तरफ से कर ले। और उसके बाद इस लेटर को हर व्यक्ति, ये नहीं कि मतलब वही भेजें, हम सभी जितने लोग हैं और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से भिजवाया जा सके उसको जो है उस लेटर को एक मेमोरेंडम के तौर पे हम चाहें तो अपने जिलाधिकारी के माध्यम से, डीएम के माध्यम से कानून मंत्री को हम भेज सकते हैं, भाजपा के जो सांसद हैं उनके थ्रू भेज सकते हैं और चीफ जस्टिस को हम मेल और लेटर हम भेज सकते हैं। मैं समझता हूँ अगर एक व्यक्ति के लिए अगर मैं भारत के इस समय करीब हमारे अंदर से 5-6 स्टेट 10 स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं, अगर 10 से 15 स्टेट से अगर 10-10 लेटर भी अगर चीफ जस्टिस महोदय के पास पहुंचता है और हम केवल ये डिमांड करेंगे कि हमें इससे कोई नहीं मतलब है, आप इंक्वायरी करिए, खूब इंक्वायरी करिए, हम बस ये कहेंगे कि जिस चीफ जस्टिस के ऊपर, माननीय चीफ जस्टिस के ऊपर अगर कोई आरोप लगा है तो इनकी इंक्वायरी किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराई जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस या रिटायर्ड जजेस या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के पूरा उनके तहत जो है इंक्वायरी किया जाए, उनके इंस्पेक्शन, उनके पूरे गवर्नेंस में इंक्वायरी की जाए। सबसे बेसिक चीज ये है, क्योंकि एक फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो मेरा एक सिंपल सजेशन ये है कि सारी बातों को दरकिनार करते हुए क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या रिफॉर्म की जरूरत है, फिलहाल अभी रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे फॉर्म में जो व्यक्ति चल रहा है उसको हमें बचाने की जरूरत है। हम किसी आदमी को भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। आज हमारे पास मीडिया है, आज हमारे पास हम आप सबके सब मिले हुए हैं, उस समय तो कोई चिट्ठी तक कहीं नहीं जा सकती। आज तो हम चिट्ठी भेज सकते हैं, आज तो हम अपनी बातों को रख सकते हैं, हम अपने जिलाधिकारी के माध्यम से भी भिजवा सकते हैं, हम राष्ट्रपति तक भिजवा सकते हैं। नो डाउट अगर राष्ट्रपति तक बातें जाएंगी, कानून मंत्री तक बातें जाएंगी और देश के कम से कम 10-15 स्टेट से बातें जाएंगी, हम भेजें, हमारे जैसे 2-4 और साथी हैं जिनको हम बताएं कि हाँ ये चीजें हैं, उनके थ्रू भिजवाते हैं, बल्कि खुद ही पैसा देते हैं कि भैया लो तुम रजिस्ट्री नहीं कर पाओगे लेकिन सिग्नेचर करके इसके हाथ में तो भेजो सही। तो ये मैं बेसिकली मैं सोचता हूँ कि तुरंत इस चीज की जरूरत है,
नेसेसरी हमको वो हफ्ते के अंदर ये चीजें कर देनी चाहिए। बाकी आप लोग हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, समझदार है। मैं तो एक व्यक्ति को बचाना नहीं, सही न्याय उसके साथ में चाहता हूँ, ये होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये जरूरी, बाकी चीजें जो है मौजूदा समय पर कौन है सारी चीजें पीछे रखिए। अभी क्या करना, क्योंकि मैं खुद अदालती कर्मचारी हूँ, जो चीजें इनके साथ हुई हैं कहीं ना कहीं वो चीजें मेरे साथ भी हो चुकी हैं, और मैं अभी भी, मैं आपको जान के काफी ताज्जुब होगा कि टीसीएस कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनी ने मुझे खुद ट्विटर वगैरह पे ब्लॉक कर रखा है, यानी खुद में बहुत बच्चों, क्योंकि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2015 में एक वैकेंसी हुई थी, उसको टीसीएस ने किया था, जो कि पूरी टीसीएस कंपनी का पूरा गड़बड़ झाला उसमें नजर आया था, जिसके सारे डॉक्यूमेंट एविडेंस, मतलब इतने एविडेंस हैं कि अगर मैं उसके प्रिंट आउट निकाल दूं 10 बाई 10 के पता नहीं कितने कमरे भर जाएंगे, इतने एविडेंस थे। उसमें 4-5 जजों की कमेटी भी बैठी थी हाई कोर्ट की, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने जो कमेटी में जो काउंटर में रिपोर्ट दिया था उसको भी मैंने डिनाई तो कर दिया था। तो इन सब चीजों की वजह से हम भी जो है झेल रहे हैं चीजों को, हम समझ रहे हैं। आज भी हमारी कई रिटें हाईकोर्ट में पेंडिंग है, जो पूरी तरीके से सबको मालूम है कि हाईकोर्ट उसमें जो पूरी तरह, और कमाल की बात क्या है कि जो वैकेंसी उस समय हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू, वो माननीय सीजेआई साहब जो है चंद्रचूड़ जी हैं, वो उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस हुआ करते थे उस समय की, तो उनकी हुई थी, उनमें भी कितना गड़बड़ झाला हुआ था, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो ये सब चीजें मैं बड़े अच्छे से जानता हूं क्या इनके साथ हो रहा है, इनके दिल पे क्या बीत रही है। परिवार वाले हमेशा कहते हैं यार लड़ जाओगे मर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है, ये है वो है, तुम्ही को उठा के भेज देंगे, अवमानना में भेज देंगे, जेल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सब चीजें एक मानसिक प्रेशर हो रहता है। और एक समय आदमी अपने आप को कहता रहता है कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, वही स्थिति इनके साथ है। मैं समझता हूँ कि जो होगा देखा जाएगा, वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये ऐसा न सोचें कि सारी चीजों को झेलने की सहनशक्ति इनकी खत्म हो जाए, उसके लिए हमें इनकी शक्ति बन के खड़ा होना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर हम एक साथ नहीं जा सकते हैं कहीं पे, तो कम से कम एक साथ हम लेटर तो भेज सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं संदीप पाठक जी ने बोली। हम लोगों को यहाँ पर इसका पूरा वीडियो हम बनाएंगे, वीडियो बना के वीडियो को अपलोड करके उसकी लिंक हम भेजेंगे, तो इनको सभी जगह जितने भी सुप्रीम कोर्ट के वकील है, जज है, सबको मेल भेजा जाएगा इस लिंक के साथ इस चीज का। और उनका सबका एक ही कहना है कि भाई अगर आपको इंसाफ न्याय व्यवस्था को दिलाना है, उस पर भरोसा रखवाना है, तो जरूरी है नेचुरल इंसाफ। और नेचुरल इंसाफ क्या कहता है कि जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया है उसको कभी भी जज अधिकारी या जज नहीं बनाना है। कंप्लेंट में फैसला उसके खिलाफ नहीं करे। इसी तरह इसमें एक्चुअली एक फॉर्म बनना चाहिए कि जिस क्लास के खिलाफ आई है उसके खिलाफ एक अलग से विजिलेंस कमेटी होनी चाहिए जो कोई कार्रवाई करे। और संदीप जी ने बहुत अच्छी सलाह दी है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ पाठक जी का। हम भी इसी तरह से ईमेल के रास्ते, अगर किसी पास ईमेल आईडी नहीं है तो मैं उसको प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कंसर्न लॉ मिनिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कंसर्न पीएमओ की जो भी है। तो बहुत अच्छा इनका सुझाव है, अपने उस पर भी चले, बाकी आप जैसे करेंगे सर। जी जी चलिए ठीक है। अभी और कोई कुछ बोलेंगे? हाँ बोल सकते हैं सर। जी हाँ जरूर बोलिए सूद जी, आपने कुछ बोला नहीं? हाँ बोलिए। हाँ शिव नारायण जी धन्यवाद आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी जी। एक्चुअली कोर्टों में भ्रष्टाचार बहुत है। अभी कल ही इन पर्सन मैंने बहस की है, कल ही इन पर्सन बहस की है और मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी जी। अच्छा, सुभाष कैटी जी ने कहा मुझे कि आप लिखित में बहस दो। मैंने आज लिखित में बहस ईमेल भी कर दी। आज छुट्टी थी, गस्टेड हॉलीडे है, मैं मेल कर नहीं सकता, डाक से भेज ही नहीं सकता था, कल भेज दूंगा। जुडिशरी में भ्रष्टाचार बहुत है। मैंने अपने जवाब दावे में जो है ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जो सब सरकारी हैं, पर सरकार मानती ही नहीं, कोई जज मानता ही नहीं। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। मतलब मोगा में एक मंदिर है जो पुरातन मंदिर है, सैकड़ों साल से है। उसकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है एक ट्रस्ट ने,
जो ट्रस्ट भी नहीं है, सोसाइटी भी नहीं है, भूमाफिया है। मेरे पास रिकॉर्ड है सारा, 1911 से लेके आज तक का रिकॉर्ड है, पर सुनवाई कोई नहीं होती। कल बहस के टाइम पे जज ने मेरी नहीं सुनी। मैंने जज को बहुत कहा, मैंने उसको अपना एविडेंस भी दिया, हर चीज दी। आज लिखित में मैंने उनको मेल किया। आज छुट्टी थी, सरकारी छुट्टी थी, मुझे नहीं पता था। हाँ। अच्छा सर, सुभाष कैटी जी मेरे मार्गदर्शक हैं और हरमीत सिंह टिंकू जी ने मुझे मिलाया था सुभाष कैटी जी से, और मैं उनके मार्गदर्शन के अंतर्गत ही सब कुछ कर रहा हूँ। जी। मेरे साथ मेरे एक मित्र भी होते हैं, अभी बाई चांस इस टाइम नहीं है, थोड़ी देर पहले तक थे, लखविंदर सिंह खोसला जी। वो आपसे बात भी करते और बहुत कुछ करते जी, आपको बहुत सी बातों का जवाब भी देते, जी, क्योंकि जुडिशरी में बहुत भ्रष्टाचार है। हरमीत सिंह जी सही कहते हैं, कैटी जी भी सही कहते हैं, भोगीराम जी भी सही कहते हैं। सर बस तकदीर की बात है, जीत गए तो ठीक, वरना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, देखिए लोअर कोर्ट में जो फैसला हो गया होता उसी का इम्प्लीमेंट है हाई कोर्ट में भी। लोअर कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड आपको डॉक्यूमेंट सब लगाने पड़ेंगे। जब ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट लग गए, उसके बाद हाई कोर्ट में आप जीत सकते हैं, सेशन में भी जीत सकते हैं। ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट भी लगाने चाहिए, वर्बली बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अभी कल मेरी बहस थी, बहस में जज ने मेरी नहीं सुनी। मैंने कैटी जी से बात की, कैटी जी ने मुझे गाइड किया। मैंने कल मैं डाक से भेज नहीं पाया, टाइम थोड़ा था, क्योंकि डाक का टाइम जाने का टाइम लिमिट है। अच्छा, मैंने आज जो है डाक से भेजने की कोशिश की, आज गस्टेड हॉलीडे है, तो मैंने ईमेल से भेज दिया सब कुछ। हाँ बिल्कुल। मैंने ईमेल से भेज दिया। वही 3 रास्ते के पास। तो सर मुझे तो आप सबका सपोर्ट चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही ढंग से प्रेजेंट करके इन लोगों की हालत खराब की जा सकती है। और मेरा तो कहना है कि अगर जैसे प्राइवेट केस, जैसे किसी ट्रस्टी या जिसने भी कब्जा कर रखा या जो भी कुछ करा है, हम तो कहते हैं कि जैसे एक 2 महीने का बच्चा है, उसको थोड़ी ना मालूम कि मुझे कोर्ट जाना, मुझे अदालत जाना, मुझे फर्स्ट अपील करनी, मुझे सेकंड अपील करनी। तो हमने उसका रास्ता एक ही चीज किया है, उसका काम है सिर्फ चिल्लाना। तो हम उस व्यक्ति को जो गलत है उसके खिलाफ सिर्फ चिल्लाना शुरू कर सकते। जुडिशरी जो है सर मैं आपको जो है व्हाट्सएप के ऊपर अभी जो है उनका जो है ना रिकॉर्ड भेजना शुरू कर देता हूँ। जी, बस ये देखिए, कोई सा भी काम करना, एक चीज को समझने की जरूरत है हम सबको, कि कुछ भी करना है तो विथ प्लानिंग के साथ करना होगा, बिना प्लानिंग के नहीं। आप जैसे लोगों से मिलके होगी ना। बिल्कुल। उसमें प्लानिंग में क्या होते हैं, कुछ हमने बना रखे हैं, हमारे अपने तरीके हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। हमारे तरीके में हमने ब्लॉग का सब रखा हुआ है, तो हम बताएंगे आपको। बाकी अभी इस मामले में हरमीत जी के उसमें हमने 2 पॉइंट रखे हैं, क्योंकि पहला पॉइंट हमारा यह है कि बंद लिफाफा कैसे, क्या वो गलत है या सही है। दूसरा हमने पॉइंट रखा है, दूसरा पॉइंट हमने रखा है कि भाई जिसके ऊपर आरोप लगा है, क्या वो जांच कर सकता है, क्या उसे जांच करना चाहिए। तो नेचुरल जस्टिस में हमारा उसको ही, जो चलते जांच कर रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप है, हमारा उनके लिए ही कहना है कि भाई आपने खुद आगे बढ़कर कहना है कि निष्पक्ष जांच, मेरे ऊपर कहीं आरोप ना लगे, इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए अन्य को ट्रांसफर किया जाए। बिल्कुल आप ऐसा उनको 100% कहना चाहिए। हाँ, आप 100% सही हैं जी। तो यही सब चीजें हमें पहुंचानी है इन लोगों तक। तो ये पूरा वीडियो जाएगा, पूरे सब जगह मेल किया जाएगा और सब कुछ किया जाएगा। बिल्कुल आप अभी कीजिए ये मेल, अभी कन्हैया मुझे भी मेल अपने कीजिए। केट्टी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? केट्टी जी आप कैटी से बात कीजिए, कैटी से बात कीजिए। केट्टी साहब कुछ बोलिए, आपका हाथ है केट्टी साहब।
हम्म। ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ जी। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਔਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੜ ਗਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। जी। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵਕਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀਗਾ ਗਗੋਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੋਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਤੋਤਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਚੜਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਟੋਕੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਕਰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਬਿੱਟੂ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਲਿਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਬਹਿਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮੈਂ 16-17 ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਬਹਿਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਲ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੰਕੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਡ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, who will improve this? ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਕਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜੇ मैं वही गल बोलांगा तो बोर होएगा काम। नहीं बिल्कुल आपने, या फिर हम लोग बंद करें अब। कन्हैया खंडेलवाल जी, आप कुछ बोलेंगे? आपने भी बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ी है कन्हैया खंडेलवाल जी। शिव भाई साहब, पहले तो मैं आप सभी का खासतौर पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ जी। नमस्कार। आपने इस आपका स्वागत है। बहुत ही संवेदनशील विषय पे आपने ये चर्चा सत्र आयोजित किया है। आज के जो दो विषय आपने रखे हैं, पॉकेट होना चाहिए या नहीं, या फिर खुद के ही मामले में खुद जज होना चाहिए नहीं, तो मेरा तो स्पष्ट ऐसा मानना है कि पॉकेट तो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है कि नो वन कैन जज इन हिज ओन कॉज। तो मैं खुद के ऊपर लगे आरोपों का फैसला मैं निष्पक्ष तरीके से खुद कैसे कर सकता हूँ? इसलिए मेरे ऊपर अगर चल रहे कोई मामला है तो उसका नैसर्गिक तौर पर जो जज है वो फैसला कोई और ले पाएगा। मैं तो अगर फैसला भी अगर कोई लूंगा तो बायस्ड फैसला लूंगा।
इसलिए जी। मेरे लिए 2 बातें स्पष्ट मानना है। नहीं बिल्कुल, यही हम संदेश पहुंचाना है हमें, हम सबका, कि भाई हरमीत जी होंगे गलत, कोई बात नहीं, उनको सजा दीजिए, मगर कम से कम नेचुरल जस्टिस तो कीजिए। कम से कम बताइए तो वन लिफाफे में क्या आया आपके पास। कम से कम जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं हरमीत जी, कम से कम उनको तो जज मत बनाइए। मतलब हमारा एक्टिविस्ट लोगों का जो हमारी तरफ से यही संदेश जाना है, मुख्य चीज मेरा कहना ये है, तो वही चीज मैं चाहता था। तो ठीक है, धन्यवाद जी, आपका भी मैं परिचय बाद में सबको धन्यवाद देते हुए हम बंद करते हैं। हेलो नीता जी आप कुछ बोलेंगे क्या? हेलो। नीता जी, हाँ नीता जी आप बोलिए कुछ। हाँ जी, मैं जी हाँ, जी मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, केवल 2 लाइंस बोलूंगी कि करप्शन केवल जुडिशरी डिपार्टमेंट में नहीं है, करप्शन हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है। लेकिन हम लोग उम्मीद, यही न्याय की उम्मीद के लिए केवल जुडिशरी में ही जा सकते हैं। और अगर जुडिशरी में इतना करप्शन है, नो डाउट है, बिल्कुल है, और बहुत जबरदस्त तरीके से है, अगर वहां ही अगर नहीं सुधार हुआ तो फिर इंसान जाएगा तो जाएगा कहाँ? जी। तो ये बिल्कुल बंद लिफाफा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जो जिसके ऊपर केस फाइल है तो उसका वो खुद फैसला नहीं। जी बहुत धन्यवाद आपका, यही चीजें मतलब हमें संदेश पहुंचाना है। एक सेकंड शिवनारायण जी, एक सेकंड, मेरे मित्र आ चुके हैं, बोलिए, बात कीजिए प्लीज। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहिए। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, नेर सुनी। तो आप लोग बात कर रहे हैं प्रैक्टिकली तंत्र की। तंत्र इज इक्वल टू सिस्टम। जी तो हमारे पुरातन धर्म में, ना तो मैं इसको हिंदू धर्म कहूंगा ना सनातन धर्म कहूंगा, हमारे पुरातन धर्म में एक 3 लफ्ज है, मंत्र, तंत्र और यंत्र। तो हमारे तंत्र के पास मंत्र ठीक नहीं है बस, है ना। तो तंत्र की बात करना जो भी आपने की है ना, वो गैर मामूली है, क्योंकि तंत्र काम करता है मंत्र पे। जो आपने कहा तंत्र इज इक्वल टू सिस्टम, जो भी सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, है ना, जुडिशरी है, जो भी सरकारी तंत्र है हमारा, एक्चुअली वो उसको सिखाया ये गया है कि वो हमारे खिलाफ काम करे। क्योंकि जो तंत्र है उसको बनाया गया है अंग्रेजों के द्वारा, है ना। जो हमारा जो आईपीएस है ना, उसको आज भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है, हम यूज कर रहे हैं। इंडिया में आईपीएस का मतलब है इंडियन पैनल कोड, है ना। और इंग्लैंड के पास है अपना शायद आयरिश पैनल कोड कहते हैं उसको। तो सेम है वो दोनों, आप कभी भी उठा के पढ़ेंगे तो वो सेम है दोनों। तो इसको बनाया ही गया है हम लोगों को दबाने के लिए, तो ये दबा रहे हैं हम। जी जी जो भी हरमीत टिंकू जी कह रहे हैं ना, वो सच है। पर दिक्कत ये है कि तंत्र जो भी उसके खिलाफ होगा, है ना, तो वो इसको दबाएगा। तो आज टिंकू जी को दबा रहे हैं, जैसे कि अपने डीएसपी शेखू साहब को दबाया, बलविंदर सिंह शेखू को दबाया, है ना, वैसे ही आज दबा रहे हैं इनको, है ना। उनका काम है, तो उनके खिलाफ जाएगा, उनको दबाएंगे। और अगर हम 1 लाख आहुति भी दे दें जीवन की, आप और मैं अपने जीवन 1 लाख आहुति भी दें, है ना, तो ये तंत्र खत्म नहीं होगा सर जी। इसको विचारों से खत्म कर सकते हैं। भाई साहब कल बात करें, काफी देर हो गई है। ठीक है फिर। ठीक है, अभी हम लोग ठीक है, हाँ ठीक है फिर अभी हम लोग इसको यहाँ पर रोकते हैं, सबका धन्यवाद देते हैं और इस मीटिंग को खत्म करते हैं, है ना, इस मामले में। ठीक है सर।
ठीक ठीक है ठीक, चलिए धन्यवाद, सभी का धन्यवाद है।